हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करता हूं आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में हम यहां पे चैप्टर 1 को 1 शॉट में कवर करने वाले हैं। यानी जो हमारा चैप्टर 1 है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। चैप्टर 1 के जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं, पूरे के पूरे इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को बाकायदे से एकदम डिटेल में यहां पे कवर करने वाले हैं और बहुत कम समय में कवर करेंगे। तो वीडियो के अंत तक आप लोग जरूर बने रहिए। आप डेफिनेट तौर से अगर आप वीडियो के अंत तक आप इस लेक्चर को देखते हैं तो आप डेफिनेट रूप से देखेंगे कि चैप्टर 1 से लगभग आप सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन कवर कर लेंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। तो चलिए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं चैप्टर 1 की, तो चैप्टर 1 हमारा है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। मतलब हमारे पास पुष्पीय पादप हैं, ठीक है। पुष्पीय पादप मतलब ऐसे पादप जिनमें कि पुष्प जीवन काल की किसी न किसी अवस्था में अवश्य निकलते हैं, उनको हम बोलते हैं पुष्पीय पादप। तो पुष्पीय पादप कौन होते हैं? एंजियोस्पर्मिक प्लांट यानी कि आवृत्तबीजी पादप। तो आवृत्तबीजी पादपों के अंदर ही स्पष्ट रूप से लैंगिक जनन आपको देखने को मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि जो भी आवृत्तबीजी पादप होते हैं ये पुष्पीय पादप होते हैं, यानी कि इनके अंदर पुष्प लगते हैं और पुष्प ही किसी भी पौधे के क्या होते हैं? जनन अंग होते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे किसी भी फ्लावर के अंदर जो है मेल और फीमेल जननांग जो है उपस्थित होते हैं। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि कुछ पुष्प जो है एक लिंगी होते हैं, किसी पुष्प में एक ही लिंग उपस्थित रहेगा। हो सकता है उसका दूसरा लिंग जो है तो किसी दूसरे फ्लावर में, फीमेल फ्लावर में उपस्थित हो, या कि कुछ फ्लावर ऐसे भी हैं जो कि द्विलिंगी होते हैं, जिनके अंदर मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है उपस्थित होते हैं। ऐसे पुष्पों को हम बोलेंगे द्विलिंगी पुष्प। तो पुष्पीय पादपों में ये जो हमारा लैंगिक जनन चैप्टर है, इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि लैंगिक जनन होता क्या है, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है। फिर किसी भी फ्लावर के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस प्रकार से कंप्लीट होता है, किसी नॉर्मल से फ्लावर की स्ट्रक्चर क्या है, उसके सभी पार्ट कैसे होते हैं, उनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लैंगिक जनन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करते हैं तो देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसा रिप्रोडक्शन होता है, यानी कि लैंगिक जनन एक ऐसा जनन है जिसमें युग्मकों का निर्माण होता है। किसका निर्माण होगा? युग्मकों का निर्माण होगा, युग्मक बनेंगे। क्या बनेंगे? तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज है कि इस प्रकार के जनन में क्या होगा? युग्मक निर्माण होगा। क्या होगा? युग्मक निर्माण होगा, यानी कि गैमीट का क्या होगा? फॉर्मेशन होगा। दूसरी चीज, अब लैंगिक जनन है तो लैंगिक जनन में आपको याद रखना है कि लैंगिक जनन में जो जनक होते हैं कितने होते हैं? लैंगिक जनन में जनकों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। कितनी होती है? 2। तो लैंगिक जनन में 2 जनक भाग लेते हैं। कौन कौन से? तो एक तो हमारा भाग लेगा मेल यानी कि नर, और दूसरा कौन सा होगा? मादा। तो लैंगिक जनन में 2 जनक भाग लेते हैं, एक हमारा क्या है? नर, और दूसरा मादा है, यानी मेल और फीमेल। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो हमारा नर है और हमारी जो मादा है, ठीक है, तो नर और मादा के अंदर देखिए, तो जो नर है इसके अंदर से भी क्या बनेंगे? नर युग्मक बनेगा, ठीक है। तो जो हमारा मेल पार्ट होगा उसके अंदर से क्या बनेगा? मेल गैमीट बनेगा, यानी कि नर युग्मक बनेगा। क्या बनेगा? नर युग्मक बनेगा। और जो हमारा फीमेल पार्ट होगा फ्लावर का, उसमें से क्या बनेगा? मादा युग्मक बनेगा, ठीक है। क्या बनेगा? मादा युग्मक बनेगा। मादा युग्मक यानी कि फीमेल गैमीट। अब इसके बाद क्या होगा? मतलब लैंगिक जनन में हमको सबसे पहली 2 चीजें क्लियर हो गई कि लैंगिक जनन में 2 जनक भाग लेते हैं, चाहे वो प्लांट के अंदर अगर हम बात करें या एनिमल्स के अंदर बात करें। फिलहाल अपन लोगों को एनिमल्स को लेकर के नहीं चलना है, हम पढ़ रहे हैं लैंगिक जनन इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या हो रहा है? हमारा पूरे के पूरे जो भी हमारा यहां पे आप कह सकते हैं कि पुष्पीय पादप हैं, उनके अंदर हमको लैंगिक जनन देखना है। तो पुष्पीय पादपों में जो लैंगिक जनन हो रहा है तो उसको हमको समझना है। हमको एनिमल्स की यहां पे बात नहीं करनी है, लेकिन आप देखेंगे कि जो पूरी की पूरी प्रोसेस होती है वो लगभग सेम ही प्रकार से चलती रहती है। तो सबसे पहले लैंगिक जनन में 2 जनक भाग लेंगे, मेल और फीमेल। इसमें क्या होगा? 2 प्रकार के युग्मक का निर्माण होगा, मेल और फीमेल गैमेट का निर्माण होगा, ठीक है। नर व मादा युग्मक का निर्माण होगा। अब नर व मादा युग्मक आपस में क्या होगा? मिलेंगे। क्या होगा? नर व मादा युग्मक आपस में मिलेंगे, ठीक है। तो मेल गैमीट मिलेगा किसके साथ? फीमेल गैमीट के साथ, ठीक है। तो मेल गैमीट और फीमेल गैमीट जब आपस में मिलेंगे तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? निषेचन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं निषेचन। निषेचन के बाद क्या होगा? निषेचन के बाद एक डिप्लॉइड संरचना बनेगी इस प्रकार से, ठीक है। एक डिप्लॉइड संरचना बनती है जिसको हम क्या बोलते हैं? जाइगोट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इस डिप्लॉइड संरचना को क्या बोलते हैं हम? जाइगोट, या इसको हम हिंदी में बोलते हैं युग्मनज। क्या बोलते हैं? जाइगोट या युग्मनज बोलते हैं, ठीक। फिर ये जो हमारा जाइगोट या युग्मनज है ये किस में बदलेगा?
ये आगे चल के कई सारे इसमें अर्धसूत्री और समसूत्री विभाजन होगा, जिसके परिणाम स्वरूप भ्रूण यानी कि एम्ब्रियो डेवलप होगा। और फिर यही एम्ब्रियो जो है एक नए प्लांट का डेवलपमेंट करेगा। और ये एम्ब्रियो किसके अंदर बनते हैं? तो बीज के अंदर उपस्थित रहते हैं। जब हम किसी बीज को जमीन में गाड़ते हैं तो उसमें से एक नया प्लांट जो है जर्मिनेट हो जाता है, यानी कि अंकुरित हो जाता है। तो कुल मिलाकर के जो नया प्लांट अंकुरित हुआ वो किसके माध्यम से हुआ है? भ्रूण के माध्यम से ही अंकुरित होता है। तो हमने देखा कि लैंगिक जनन एक ऐसा जनन होता है जिसमें आप देखेंगे कि मुख्य रूप से आपको क्या दिखाई देगा कि नर व मादा युग्मक का निर्माण होगा। और नर व मादा युग्मक का निर्माण कहां होगा? नर और मादा जननांगों के अंदर होगा। तो नर व मादा जननांग कहां होते हैं? तो किसी भी फ्लावर के अंदर उपस्थित होते हैं। तो फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल दोनों प्रकार के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो है उपस्थित होते हैं। और ये दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या करते हैं? मेल और फीमेल गैमेट का डेवलपमेंट या निर्माण करते हैं। इसके परिणाम स्वरूप आप देखेंगे जब मेल और फीमेल गैमेट बन जाएंगे, नर व मादा युग्मक बन जाएंगे, उसके बाद एक प्रक्रिया होगी जिसको हम बोलते हैं निषेचन की प्रक्रिया। और निषेचन के परिणाम स्वरूप फिर बनता है जाइगोट, और फिर जाइगोट कन्वर्ट हो जाता है आगे चल के भ्रूण में। ये पूरी प्रक्रिया कैसी होती है ये भी अभी आप लोग देखेंगे, डबल फर्टिलाइजेशन में हम आपको पूरा एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पे। तो इस प्रकार से भ्रूण बनेगा और फिर इसी भ्रूण से क्या होता है? एक नए प्लांट का डेवलपमेंट या जर्मिनेट होता है। यानी आपने ये देखा कि लैंगिक जनन एक ऐसा जनक है जिसमें दो जनक भाग लेते हैं। इनमें जननांगों के अंदर मेल और फीमेल गैमेट बनते हैं, ये गैमेट आपस में मिलते हैं और जाइगोट बनाते हैं, फिर भ्रूण बनता है जाइगोट से। और इस प्रकार से लैंगिक जनन की प्रक्रिया जो है संपन्न होती है। अब लैंगिक जनन की अगर हम बात करते हैं तो लैंगिक जनन में आपको एक चीज जरूर देखना है। लैंगिक जनन में आपको एक चीज देखने को मिलेगा कि अर्धसूत्री विभाजन जरूर होगा। कौन सा विभाजन होगा? लैंगिक जनन में आपको देखना है कि अर्धसूत्री विभाजन आपको मुख्य रूप से देखने को मिलेगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि समसूत्री विभाजन जो होता है वो तीव्र गति से होने वाला विभाजन होता है। आप देखेंगे जो हमारा अर्धसूत्री विभाजन होता है जिसको आप लोग मियोसिस बोलते हैं, तो अर्धसूत्री विभाजन जो है ये आपका दिखाई देगा किसमें? लैंगिक जनन की प्रक्रिया में। तो लैंगिक जनन की प्रक्रिया में जब युग्मक का निर्माण होगा तब भी वहां पे अर्धसूत्री विभाजन होगा। ठीक है, उसके परिणाम स्वरूप आप देखेंगे कि भ्रूण बनने की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप भी उसमें कई बार आप देखेंगे डिवीजन होगा, मियोसिस डिवीजन होगा। तो अर्धसूत्री विभाजन जो है कंपलसरी रूप से होगा किसमें? लैंगिक जनन की अगर पूरी प्रक्रिया हो रही है तो इसमें आपको अर्धसूत्री विभाजन जरूर देखने को मिलेगा। ठीक, आप देखेंगे कि जो अर्धसूत्री विभाजन होता है ये धीमी गति से होने वाला विभाजन है। मतलब बहुत तीव्र गति से ये विभाजन नहीं होता है। जैसे आप किसी वेजिटेटिव पार्ट में देखेंगे, अगर जो प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट होते हैं यानी जो पुष्प के कायिक भाग होते हैं, जैसे जड़, तना और पत्ती हो गए, उनमें आप देखेंगे जब भी अलैंगिक जनन होगा उसमें समसूत्री विभाजन होगा, क्योंकि समसूत्री विभाजन तीव्र गति से होने वाला विभाजन होता है। इसीलिए आप देखे होंगे जो लोअर प्लांट होते हैं उनकी संख्या कितनी जल्दी बहुत ज्यादा मात्रा में इंक्रीज हो जाती है। उसका मेनली रीजन क्या है? उसका सबसे बड़ा मेनली रीजन यही है कि किसी भी लोअर प्लांट के अंदर आपको माइटोसिस देखने को मिलेगा, समसूत्री विभाजन देखने को मिलेगा। और चूंकि समसूत्री विभाजन बहुत तेजी से होने वाला विभाजन है, इसलिए आप देखेंगे जो लोअर प्लांट है उनकी संख्या, आप जैसे दूब घास ले लीजिए, आप किसी का भी एग्जाम्पल ले लीजिए, आप एस्परजिलस के एग्जाम्पल ले लीजिए, आप लोग जितने भी स्ट्राबिलिस के एग्जाम्पल लेंगे, आप जितने भी लोअर प्लांट के एग्जाम्पल लेंगे, उनकी संख्या आप देखेंगे कि कुछ दिनों के अंदर ही आसपास पूरा एरिया कवर कर लेती है। आप दूब घास देखिए, साइनोडॉन एक्टिनोन को आप देखिए कितना जल्दी ग्रो कर जाता है आसपास की पूरा एरिया में। अगर आप एक दूब घास लगाएंगे तो कुछ ही दिन के अंदर उसके चारों तरफ आप देखेंगे दूब घास जो है फैल जाएगा। उस एक ही पौधे के द्वारा, एक दूब घास के पौधे के द्वारा कितने दूब घास के पौधे वहां पे इंक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि उसमें समसूत्री विभाजन हो रहा है। लेकिन यहां पे क्या होता है कि अगर मान लीजिए किसी एक फ्लावर के अंदर निषेचन होना है तो उसके अंदर मेल गैमेट और फीमेल गैमेट मिलेंगे, फिर परागण की क्रिया होगी, फिर निषेचन होगा। मतलब इस पूरी प्रक्रिया में बहुत ज्यादा समय लगेगा। तो अर्धसूत्री विभाजन जो है ये लैंगिक जनन में होती है, इसीलिए लैंगिक जनन में आप देखेंगे समय लग जाता है। जब एक फल का निर्माण होता है तो उतना फल का निर्माण आसानी से नहीं हो जाता है, उस फल के निर्माण में बहुत लंबा समय लगता है। जब पुष्पों के अंदर परागण होगा, फिर परागण के पश्चात नर व मादा युग्मक जब बनेंगे, निषेचन होगा, उसके परिणाम स्वरूप कहीं जाकर के आप देखेंगे जो अंडाशय होगा वो धीरे धीरे विकसित होगा किसमें? फल में। उसी प्रकार एनिमल्स के अंदर भी आपने देखा है कि जब मादा और नर युग्मक के अंदर, नर और मादा युग्मक के अंदर जब निषेचन होता है तो जाइगोट बनता है, फिर भ्रूण बनता है, भ्रूण पूरी तरह से 9 महीने में जाकर के विकसित होता है, तब जाकर के एक परिपक्व शिशु का निर्माण होगा। यानी आप ये चीज समझ गए कि लैंगिक जनन जो है इसमें समय लगता है, ये धीमी गति से होने वाली प्रक्रिया होती है, धीमी गति से प्रक्रिया संपन्न होती है, क्योंकि इनमें अर्धसूत्री विभाजन होता है और अर्धसूत्री विभाजन जो है धीमी गति से होने वाला विभाजन है।
तो छोटा सा टॉपिक, सबसे पहले आपको बेसिक इंफॉर्मेशन यहां पे हमको देना था लैंगिक जनन का। तो लैंगिक जनन एक ऐसा जनन है जिसमें युग्मकों का निर्माण होता है और यही युग्मक आपस में मिलकर के निषेचन करते हैं और उसके बाद फिर जाइगोट का निर्माण करते हैं। इसके बाद भ्रूण बनता है, वही भ्रूण फिर आगे चल के जब बीज के अंदर भ्रूण उपस्थित रहता है, जब किसी बीज को गाड़ते हैं तो उसी बीज के अंदर से वही भ्रूण जो है डेवलप होकर के एक नए प्लांट का निर्माण कर देता है। यानी लैंगिक जनन एक ऐसा जनन होता है जिसमें युग्मकों का निर्माण होता है और मुख्य रूप से अर्धसूत्री विभाजन होता है। ठीक है, तो दोनों चीजें आपको यहां पे समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम बात करते हैं एक नॉर्मल सा कोई, अगर मान लीजिए हमारे पास फ्लावर है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि एक प्रारूपिक पुष्प की सामान्य संरचना आपको बनानी है, एक टिपिकल फ्लावर की स्ट्रक्चर आपको बनानी है। तो किसी भी फ्लावर की स्ट्रक्चर की संरचना आप बनाएंगे, स्ट्रक्चर बनाएंगे किसी भी प्लांट की, उसके पहले आपको 2-3 इंपॉर्टेंट बातें याद रखनी है। पहली इंपॉर्टेंट चीज क्या याद रखनी है कि पुष्प है क्या। तो आपको हमेशा याद रखना है कि फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट, यानी पुष्प जो है एक रूपांतरित प्ररोह होता है। क्या होता है? पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको समझना है कि पुष्प की अगर बात की जाए तो पुष्प क्या है, तो आपको सीधी सी बात समझना है कि पुष्प क्या है, एक रूपांतरित प्ररोह होता है। क्या होता है? पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह होता है। ठीक है, पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह होता है। ठीक, यानी कि मॉडिफाइड शूट होता है। क्या होता है? मॉडिफाइड, पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह होता है। ठीक है ना, मॉडिफाइड शूट होता है। तो पहली चीज तो आपको यह समझ में आ गई कि पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह है। प्ररोह का मतलब क्या है? जब हम किसी बीज को जमीन में गाड़ते हैं तो उसमें से 2 भाग जो है जर्मिनेट होते हैं। एक भाग निकल करके जमीन के ऊपर आता है और दूसरा भाग निकल करके जमीन के नीचे जाता है। जो भाग जमीन के ऊपर की ओर जाता है, ठीक है, प्रकाश की दिशा में वृद्धि करता है, उस वाले भाग को हम बोलते हैं प्ररोह भाग। और जो नीचे साइड, जमीन की नीचे साइड जो पार्ट जाता है उसको हम बोलते हैं रेडिकल, यानी कि मूलांकुर। मूलांकुर आगे चल के जड़ का निर्माण कर देता है, जबकि जो हमारा प्ररोह होता है, जो हमारा प्रिम्यूल होता है, ये आगे बढ़ता है और आगे बढ़ करके इसमें फिर शाखाएं निकलेगी, इसमें फिर पत्तियां निकलेंगी, इसमें फिर जाकर के फूल निकलेंगे। तो इस प्रकार से आगे चल के इसी में से क्या होगा, पुष्प जो है रूपांतरित होकर के बनेंगे। यानी हम ये कह सकते हैं कि प्ररोह वाला जो भाग होता है किसी भी प्लांट का, वही आगे चल के रूपांतरित होकर के पुष्प का निर्माण करता है। तो सबसे पहली चीज हमको यह समझ में आ गई कि पुष्प क्या है, तो पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह है, यानी कि मॉडिफाइड शूट है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि पुष्प ही किसी भी पौधे के जनन अंग होते हैं। यानी किसी भी पौधे के अगर जनन अंग उपस्थित है तो किसके अंदर उपस्थित होते हैं? वो उपस्थित होते हैं पुष्प के अंदर। कुछ पुष्प द्विलिंगी होते हैं, यानी एक ही पुष्प के अंदर मेल और फीमेल पार्ट दोनों उपस्थित होते हैं। और कुछ पुष्प ऐसे होते हैं एक लिंगी होते हैं, जिनके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा कि केवल या तो मेल पार्ट उपस्थित है या तो फीमेल पार्ट उपस्थित है। तो ऐसे पुष्प जो कि द्विलिंगी हैं, जिनके अंदर मेल और फीमेल दोनों पार्ट उपस्थित हैं, उनमें स्वपरागण आसानी से हो जाएगा। जबकि आप देखेंगे कि जो एक लिंगी पुष्प होते हैं उसमें स्वपरागण तो हो नहीं सकता है। ठीक है, क्योंकि एक ही लिंग उपस्थित है। तो उसमें आप देखेंगे कि जो एक लिंगी पुष्प होता है उसमें अधिकतर परपरागण की प्रक्रिया होगी। तो आगे भी आप लोग स्वपरागण और परपरागण भी पूरा डिटेल में समझने वाले हैं। तो पुष्प के बारे में 2 चीजें समझनी जरूरी थी कि पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह है। दूसरी चीज हमने क्या देखा कि पुष्प जो है, पुष्प के अंदर ही किसी भी पौधे के जो है नर व मादा जननांग जो है उपस्थित होते हैं। ठीक, अब यहां पे हम देखेंगे किसी एक नॉर्मल से फ्लावर की संरचना में कौन कौन से इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं और उन पार्टों के बारे में यहां पे हम समझने वाले हैं। ठीक, चलिए, तो इस प्रकार से आप देखेंगे जो भी फ्लावर के पार्ट होते हैं, फ्लावर की अगर हम संरचना की बात करते हैं तो फ्लावर की संरचना में हमको कई अलग अलग पार्ट दिखाई देते हैं। ठीक है, फ्लावर की संरचना आप यहां पे आसानी से देख सकते हैं। एक नॉर्मल से फ्लावर की अगर हम संरचना की बात करते हैं तो उसमें आपको कई सारे भाग दिखाई देंगे। आपको फ्लावर की संरचना में ये जो सबसे नीचे का भाग दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये जो नीचे आपको डंठल दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये वाला, ये जो आपको पुष्प का डंठल दिखाई दे रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं? पुष्प व्रंत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको हम पुष्प व्रंत या पेडिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको हम पुष्प व्रंत या पेडिकल बोलते हैं। ठीक है, पुष्प व्रंत या पेडिकल। ठीक है, और ये पुष्प व्रंत ही किसी भी शाखा या टहनी से जुड़ा होता है। मतलब अगर आप लोग पुष्प व्रंत की परिभाषा या डेफिनेशन बताना हो आपको, तो आपको क्या बताना है कि यह पुष्प का व्रंत होता है जिसके द्वारा पुष्प किसी भी शाखा या टहनी से जुड़ा होता है। सिंपल सी बात है कि पुष्प व्रंत जो है ये किसी भी फ्लावर का क्या होता है? व्रंत होता है। और इसी व्रंत के माध्यम से फ्लावर जो है किसी भी शाखा या टहनी से क्या होगा?
किसी भी शाखा या टहनी से जुड़ा होगा। ठीक है, किसी भी शाखा या टहनी से क्या होगा, जुड़ा होगा। यानी हमको यह समझ में आ गया कि जो हमारा पुष्प व्रंत है ये किसी भी पुष्प का व्रंत या डंठल होता है और इसी डंठल के माध्यम से पुष्प किसी भी शाखा या टहनी से जुड़ा होता है, उससे अटैचमेंट रहता है। ठीक, अब बात करते हैं पुष्पासन की। पुष्पासन को हम बोलते हैं थैलमस। क्या बोलते हैं? पुष्पासन को हम बोलते हैं थैलमस। ठीक है, तो ये पूरी जो संरचना आपको दिखाई दे रही है, ठीक, ये पूरी जो आपको संरचना दिखाई दे रही है ये संरचना पूरी की पूरी क्या है? ये संरचना कहलाती है थैलमस। क्या कहलाती है? थैलमस। ठीक, तो थैलमस जो है या पुष्पासन जो है फ्लावर का एक ऐसा पार्ट है जिसके ऊपर फ्लावर के 4 प्रमुख इंपॉर्टेंट भाग जो है उपस्थित होते हैं। फ्लावर के 4 प्रमुख भाग होते हैं। सबसे पहला आपको याद रखना है बाह्य दलपुंज, दूसरा है दलपुंज, तीसरा है पुमंग और चौथा है जायांग। ठीक है, तो चारों इंपॉर्टेंट पार्ट आपको याद रखना है। फ्लावर के 4 इंपॉर्टेंट पार्ट है। पहला होता है कैलिक्स। क्या होता है? पहला होता है कैलिक्स, दूसरा होता है करोला। ठीक है, दूसरा क्या होता है? करोला। तीसरा होता है एंड्रोसियम यानी कि पुमंग। ठीक है, तीसरा हो गया हमारा एंड्रोसियम और चौथा हो गया हमारा क्या? जायांग यानी कि गाइनोसियम। क्या हो गया? चौथा हो गया हमारा जायांग यानी कि गाइनोसियम। ठीक है, तो ये फ्लावर के 4 इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। बाएं दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायांग। ठीक है, चलिए, तो ये चारों जो इंपॉर्टेंट पार्ट हैं ये जिस भाग के ऊपर उपस्थित होते हैं उसी को हम बोलते हैं पुष्पासन। ठीक है, तो पुष्पासन के अंदर आप देखेंगे या पुष्पासन के ऊपर ये देखिए, ये हमारा क्या है? पुष्पासन। और इस पुष्पासन के अंदर चारों इंपॉर्टेंट पार्ट दिखाई दे रहे हैं। आपका ये हो गया सेपल, बाएं दल हो गए। ठीक है, बाएं दल के बाद ये हो गए आपके दल। ठीक है, ये आपके दल हो गए। फिर इसके बाद ये एंड्रोसियम का पार्ट हो गया, एंथर, फिलामेंट, ये सब किसके भाग है? एंड्रोसियम के। और जो आपका स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी है, ठीक है, आपका ये हो गया पूरा का पूरा ओवरी। ये हो गया आपकी यहां से लेकर के यहां तक स्टाइल यानी कि वर्तिका। और ये जो आपका सबसे ऊपरी वाला पार्ट है जिसको आप बोलते हैं स्टिग्मा यानी कि वर्तिकाग्र, ये जायांग के भाग होते हैं। ठीक, तो पुष्पासन जो है पुष्प का एक प्रकार से कह सकते हैं आसन है। यानी पुष्प के चारों इंपॉर्टेंट पार्ट, बाएं दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायांग, पुष्प के चारों इंपॉर्टेंट पार्ट जिस भाग के ऊपर विराजमान होते हैं या आश्रित होते हैं या जिसके ऊपर विराजमान होते हैं, बैठे हुए होते हैं, उसको हम बोलते हैं पुष्पासन। तो पुष्प के चारों भाग जो है इसी पुष्पासन के ऊपर जो है विराजमान होते हैं। तो आपको समझ जाना है पुष्पासन एक ऐसा भाग होता है जिसके ऊपर पुष्प के चारों भाग जो है व्यवस्थित होते हैं। ठीक, चलिए अब हम बात करते हैं पुष्प के 4 प्रमुख भागों की। ठीक है, तो पुष्प के जो 4 प्रमुख भाग हैं उसमें आप देखेंगे सबसे पहला हमारा जो पार्ट है वो है क्या? सबसे पहला जो हमारा पार्ट है वो हमारा क्या है? सबसे जो पहला पार्ट है हमारा वो है हमारा कैलिक्स यानी कि बाह्य दलपुंज। बाह्य दलपुंज की अगर हम बात करते हैं तो ये किसी भी फ्लावर का सबसे बाहरी पार्ट होता है। ठीक है, सबसे आउटर मोस्ट पार्ट होता है किसी भी फ्लावर का, जो सबसे बाहरी भाग है। ये देखिए, ठीक है, किसी भी फ्लावर का जो सबसे बाहरी भाग होता है वो कहलाता है बाह्य दलपुंज। बाह्य दलपुंज की अगर हम बात करते हैं, रंग की, कलर की बात करते हैं, तो बाह्य दलपुंज अधिकतर आपको कैसे दिखाई देंगे? हरे रंग से दिखाई देते हैं। ठीक है, तो बाह्य दलपुंज का जो रंग होगा वो कैसा होगा? हरा होगा। एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान में रखनी है कि जो बाह्य दलपुंज की इकाई होती है, ठीक है, बाह्य दलपुंज की जो यूनिट होती है, क्या होती है? बाह्य दलपुंज की जो यूनिट होती है वो क्या कहलाती है? बाह्य दलपुंज की यूनिट कहलाती है, आपको याद रखना है, सेपल। क्या कहलाती है? सेपल। हिंदी में अगर आप इसको लिखेंगे तो इसको हम बोलते हैं बाह्य दल। क्या बोलते हैं? बाह्य दल। ठीक है, तो बाह्य दलपुंज की इकाई कहलाती है बाह्य दल। यानी बाह्य दलपुंज से आप बाह्य को केवल हटा दीजिए या आप इधर पुंज को हटा दीजिए, आप केवल पुंज को हटा देंगे तो बचेगा आपका बाह्य दल। ठीक है, तो बाह्य दलपुंज की इकाई क्या कहलाती है? बाह्य दल कहलाती है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सेपल। ये चीजें याद रखनी है क्योंकि आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो दोनों चीजें हमको समझ में आ गई। बाह्य दलपुंज जो है किसी भी पुष्प का सबसे बाहरी चक्र होता है या किसी भी फ्लावर का सबसे बाहरी भाग होता है, और इसका जो रंग होता है वो अधिकतर हरे कलर से ही आपको दिखाई देगा। ये आप देख सकते हैं, ये हरे रंग है, ये हरा रंग है। यहां पे ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना हरे रंग से पूरा का पूरा, ये आपका क्या है? बाह्य दल है। क्या है? ये आपका पूरा का पूरा क्या है? बाह्य दल है। ठीक, और इस बाह्य दल की संख्या जो है अलग अलग हो सकती है अलग अलग फ्लावर्स के अंदर।
तो किसी भी फ्लावर में जो आप बाह्य दल देखेंगे यानी सेपल देखेंगे, सेपल के ग्रुप को हम क्या बोलेंगे? कैलिक्स बोलेंगे। यानी बाह्य दल पुंज की जो इकाई होती है वो बाह्य दल है। तो जब हम एक की बात करेंगे तो इसको हम बोलेंगे सेपल, लेकिन कई सारे सेपल्स को अगर हम ग्रुप में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? उसको हम कैलिक्स बोलेंगे, यानी कि बाह्य दल पुंज बोलेंगे। ठीक, तो बाह्य दल पुंज की इकाई होती है बाह्य दल। बाह्य दल पुंज का रंग कैसा होता है? हरे रंग के होते हैं। ओवरऑल अधिकतर प्लांट में आपको हरे रंग के ही बाह्य दल पुंज आपको दिखाई देंगे। ठीक, तो ये हो गई बाह्य दल पुंज की बात। ये सबसे बाहरी चक्र होता है, इसका रंग हरा होता है। ये आप देखेंगे सेपल कहलाती है इसकी यूनिट। अब बात करते हैं दलपुंज की यानी कि करोला की। दलपुंज की अगर हम बात करते हैं तो दलपुंज में आप क्या देखेंगे? दलपुंज जो है ये दूसरा सबसे बाहरी चक्र, किसी फ्लावर का जो दूसरा सबसे बाहरी चक्र है वो क्या कहलाता है? दलपुंज कहलाता है। अब दलपुंज का काम बहुत यहां पे अनोखा है। दलपुंज क्या होते हैं? रंग बिरंगे होते हैं। कैसे होते हैं? दलपुंज जो है अलग अलग रंग के होते हैं। ठीक है, दलपुंज जो है रंग बिरंगे होते हैं, यानी कि अलग अलग रंग के होते हैं। ठीक है, दलपुंज आपको अलग अलग रंग के दिखाई देंगे। ठीक है, क्योंकि दलपुंज का काम क्या है? दलपुंज का काम होता है पुष्प को आकर्षक बनाना। तो जब कोई फ्लावर आकर्षक होगा तभी तो कीट उसकी ओर आकर्षित होंगे, और कीट जब उसकी ओर आकर्षित होंगे तो परागण की प्रक्रिया संपन्न होगी, और जब परागण होगा तभी तो आगे चल के निषेचन होगा। ठीक है, और फिर फल का निर्माण होगा किसी भी फ्लावर के अंदर। यानी आप एक चीज समझ गए कि जो फ्लावर है, इस फ्लावर का जो दूसरा बाहरी चक्र होता है ये वाला दूसरा बाहरी चक्र, ये पहला बाहरी चक्र ये ग्रीन रंग का था, इसके बाद ये दूसरा बाहरी चक्र है। ठीक है, ये जो आपको रेड कलर से पूरा दिखाई दे रहा है ये सब क्या है? सेपल है। ठीक, ये सब क्या है भैया? तो ये सब क्या है? आपके सेपल नहीं, सॉरी पेटल है। क्या है? पेटल। तो बाएं दलपुंज के बाद जब हम दलपुंज की बात करते हैं तो दलपुंज जो है ये दूसरा चक्र होता है। ठीक है, किसी भी फ्लावर्स का दूसरा इंपोर्टेंट बाहरी चक्र होता है, ये दूसरा भाग होता है। ये रंग बिरंगे होते हैं, आकर्षक होते हैं। इनका काम होता है पुष्प को आकर्षक सुंदर बनाना, जिस कारण से कीट इनकी ओर आकर्षित हो और परागण की प्रक्रिया संपन्न हो सके। ठीक, बस इतना ही आपको दलपुंज में याद रखना है। हाँ, एक चीज बस और याद रखनी है कि जो दलपुंज की यूनिट होती है, ठीक है, दलपुंज की जो यूनिट होती है वो क्या कहलाती है? दलपुंज की यूनिट कहलाती है दल। क्या कहलाती है? दल। और दल को हम बोलते हैं क्या? पेटल। क्या बोलते हैं? दल को हम बोलते हैं इंग्लिश में पेटल। तो दलपुंज की इकाई दल कहलाती है, बाएं दलपुंज की इकाई बाएं दल कहलाती थी, उसी प्रकार दलपुंज की इकाई दल कहलाएगी। ठीक, और दलपुंज हरे रंग अधिकतर जो है रंग बिरंगे होते हैं, इनमें कोई फिक्स नहीं है कि ये हरे रंग की होते हैं। दलपुंज जो है अलग अलग कलर के होते हैं। जैसे आप चाइना रोज में देखेंगे तो आपको कैसा दिखाई देगा? रेड कलर के भी होते हैं, है ना, पिंक कलर के भी चाइना रोज होते हैं, तो उनके अंदर आपको पिंक कलर के पेटल दिखाई देंगे। ठीक है, उसी प्रकार आप गेंदा के फ्लावर में क्या देखेंगे? गेंदा के फ्लावर में आपको क्या दिखाई देगा? येलो कलर के आपको पेटल्स दिखाई देंगे, येलो कलर्स के दल दिखाई देंगे आपको। ठीक है, तो अलग अलग प्लांट्स के अंदर अलग अलग कलर के आपको दल जो है दिखाई देते हैं, और दल को हम सामूहिक रूप में करोला बोलते हैं, यानी कि दलपुंज बोलते हैं। ठीक है, तो ये सब आपको दल दिखाई दे रहे हैं। जैसे आप गुड़हल के प्लांट के अंदर देखेंगे तो आपको लगभग आपको 5 जो है दल दिखाई देते हैं, और पांचों दल के ग्रुप को हम क्या बोलेंगे? दलपुंज बोलेंगे। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा इंपोर्टेंट पार्ट हो गया फ्लावर का, दलपुंज। अब हम बात करते हैं पुमंग की। ये इंपोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि पुमंग जो होते हैं, पुमंग की अगर हम बात करते हैं तो पुमंग की जब भी हम बात करते हैं, ये किसी भी फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है। क्या होता है? नर जननांग होता है। क्या होता है? नर जननांग होता है। आपको याद रखना है, अगर हम बात करते हैं किसी भी पुमंग की, तो पुमंग जो होता है किसी भी पुष्प का नर जननांग होता है। क्योंकि आप देखेंगे पुमंग की इकाई क्या कहलाती है? पुमंग की अगर हम इकाई की बात करते हैं या यूनिट की बात करते हैं तो पुमंग की इकाई क्या कहलाती है? पुंकेसर कहलाती है। क्या कहलाती है? पुंकेसर कहलाती है। ठीक है, पुमंग की इकाई क्या कहलाती है? पुंकेसर कहलाती है। और इस पुंकेसर की संरचना की अगर हम बात करते हैं, पुंकेसर को हम बोलते हैं स्टेमेन। क्या बोलते हैं? पुंकेसर को हम बोलते हैं स्टेमेन। ठीक है, तो पुंकेसर को हमने बोल दिया स्टेमेन। और अगर हम एक स्टेमेन की संरचना की बात करते हैं तो एक स्टेमेन की संरचना के अंदर आपको 2 इंपोर्टेंट पार्ट दिखाई देते हैं। ये जो ऊपर की पाली होती है, तो ऊपर की ये जो पाली वाला भाग होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं परागकोश। क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं परागकोश, यानी कि एंथर। क्या बोलते हैं? परागकोश बोलते हैं, यानी कि एंथर बोलते हैं। ठीक है, परागकोश या एंथर। नीचे का जो भाग होता है ये क्या कहलाता है? पुतंतु कहलाता है, यानी कि फिलामेंट कहलाता है। ठीक है, फिलामेंट या पुतंतु कहलाता है। ठीक, तो 2 इंपोर्टेंट पार्ट होते हैं पुंकेसर के। ये परागकोश होता है, ऊपर का जो पाली वाला भाग होता है, ठीक है, और नीचे वाला भाग जो लंबा भाग है ये क्या है? फिलामेंट कहलाता है। अब इस परागकोश के अंदर आपको क्या दिखाई देंगे?
इस पराग कोश के अंदर कई सारे इस प्रकार से कोष्ठ दिखाई देते हैं, ठीक है। इन कोष्ठों को हम बोलते हैं क्या, परागधानी। क्या बोलते हैं, इन कोष्ठों को हम बोलते हैं परागधानी, या इसका दूसरा नाम क्या है, लघु बीजाणुधानी, ठीक है। परागधानी या इसको क्या बोलते हैं हम, लघु बीजाणुधानी, ठीक है, लघु बीजाणुधानी, ठीक है, परागधानी या लघु बीजाणुधानी, ठीक है। तो पराग कोश की संरचना के अंदर आपको क्या दिखाई देगा, पराग कोश की संरचना के अंदर आपको दिखाई देंगे इस प्रकार से कोष्ठ, और इन कोष्ठों को हम बोलते हैं लघु बीजाणुधानी या परागधानी या माइक्रोस्पोरेंजियम बोलेंगे। इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे, माइक्रोस्पोरेंजियम बोलेंगे। और इन्हीं लघु बीजाणुधानी के अंदर इस प्रकार से महीन पाउडर जैसी संरचना आपको दिखाई देती है, जिसको हम बोलते हैं परागकण। क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं परागकण, ठीक है, परागकण बोलते हैं, या आप इसको लघु बीजाणु भी कह सकते हैं, ठीक है। तो परागकण बोलते हैं इनको हम, या परागकण को हम लघु बीजाणु भी बोलते हैं, ठीक है, लघु बीजाणु यानी कि माइक्रोस्पोर, ठीक है। तो लघु बीजाणु भी हम कहते हैं परागकण को। तो हमको एक चीज समझ में आ गई कि पुष्प का जो तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है पुमंग, और पुमंग किसी भी पुष्प के नर जननांग होते हैं, इसकी इकाई कहलाती है पुंकेसर। और किसी भी पुंकेसर की संरचना की अगर हम बात करते हैं तो इसमें दो इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, एक होता है परागकोश, ऊपर का ये जो पूरा फूला हुआ भाग होता है यह कहलाता है हमारा क्या, परागकोश, और ये जो लंबा वाला तंतुवत भाग होता है इसको हम बोलते हैं फिलामेंट या पुतंतु, ठीक है। तो इस हमारे परागकोश के अंदर परागधानी या लघु बीजाणुधानी या माइक्रोस्पोरेंजियम होती है, जिनके अंदर महीन पाउडर जैसी संरचना होती है ना, हल्के सफेद पीले रंग की संरचना होती है, जिनको हम बोलते हैं परागकण या लघु बीजाणु। और यही परागकण जो होते हैं नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिकाएं मानी जाती है, और यही परागकण अंकुरित होकर के नर युग्मक का निर्माण करते हैं। यानी मेल गैमेट का अगर निर्माण होगा तो कहां से होगा, परागकण से होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या, ये हो गया पुमंग, यानी कि किसी भी फ्लावर का नर जननांग होता है पुमंग। अब हम बात करते हैं किसकी, अब हम बात करते हैं जायांग की, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं अलग अलग फ्लावर के अंदर आपको इस प्रकार से कई सारे पुंकेसर दिखाई देते हैं, ठीक है। तो हमने आपको क्या कहा कि जो हमारा पुमंग होता है, पुमंग की इकाई कहलाती है पुंकेसर। तो इस प्रकार से अलग अलग पुंकेसर की संरचना आप देख सकते हैं, कई सारे पुंकेसर आपको इस प्रकार से दिखाई दे रहे हैं। तो अलग अलग फ्लावर के अंदर अलग अलग संख्या होती है पुंकेसर की। पुंकेसर की संख्या के आधार पर आप लोगों ने देखा था कि जब पौधों का वर्गीकरण हुआ था, एंजियोस्पर्म प्लांट का जो क्लासिफिकेशन हुआ था, तो कैरोलस लिनियस ने जो वर्गीकरण किया था वो पुंकेसर की संख्या के आधार पर ही किया था, ठीक। तो ये हो गया हमारा पुष्प का तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट। चौथा है जायांग यानी कि गाइनोसियम। तो अब हम अगर बात करते हैं किसकी, जायांग यानी कि गाइनोसियम की, तो देखिए जायांग जो होता है ये भी फ्लावर का इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये फ्लावर का चौथा इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। और ये सबसे आंतरिक भाग होता है, किसी भी फ्लावर का सबसे आंतरिक भाग कहलाता है जायांग, ठीक। जायांग की अगर हम बात करते हैं तो जायांग की जो यूनिट होती है ये क्या कहलाती है, कार्पल या पिस्टिल कहलाती है। क्या कहलाती है, जायांग की जो यूनिट होती है क्या कहलाती है, कार्पल या पिस्टिल कहलाती है, ठीक है। कार्पर आर पिस्टिल कहलाती है, ठीक है। तो कार्पल या पिस्टिल कहलाती है, ठीक है। इसको आप हिंदी में क्या बोल सकते हैं, कार्पल को हम बोलते हैं हिंदी में अंडप, ठीक है। कार्पल को हम क्या बोलते हैं, अंडप। और पिस्टिल मतलब क्या होता है, स्त्री केसर, ठीक है। क्या होता है, पिस्टिल मतलब होता है स्त्री केसर। तो किसी भी फ्लावर की संरचना में आपको जायांग दिखाई देगा। जायांग की यूनिट क्या होती है, कार्पल या पिस्टिल होती है, यानी कि अंडप या स्त्री केसर होती है, ठीक है। एक अंडप की संरचना की अगर हम बात करते हैं तो एक अंडप की संरचना में आपको तीन इंपॉर्टेंट पार्ट जो है दिखाई देंगे, ठीक है। एक अंडप की संरचना की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपको तीन इंपॉर्टेंट पार्ट दिखाई देंगे। नीचे वाला ये जो अंडाकार संरचना होती है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ओवरी यानी कि अंडाशय। क्या बोलते हैं इसको हम, ओवरी यानी कि इसको हम बोलते हैं ओवरी या अंडाशय, ठीक है, ओवरी या अंडाशय। ये जो लंबा वाला भाग होता है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं स्टाइल। क्या बोलते हैं इसको हम, स्टाइल बोलते हैं, या इसको हम क्या बोलते हैं, वर्तिका, स्टाइल या वर्तिका। और ये सबसे ऊपरी वाला भाग पराग कणों को यही ग्रहण करता है। जब परागण की क्रिया होगी तो पराग कण जैसे ही आएंगे, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आएगा कि अभी आपके प्री बोर्ड में भी ये क्वेश्चन आया था कि पुष्प का ऐसा कौन सा भाग है जो पराग कण को ग्रहण करता है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्टिग्मा हो जाएगा, यानी कि वर्तिकाग्र हो जाएगा, ठीक है, स्टिग्मा यानी कि वर्तिकाग्र। तो ये तीन इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं किसी भी कार्पल या पिस्टिल के, ठीक है। तो अंडप की संरचना की अगर हम बात करते हैं, ये अंडप की संरचना है, स्ट्रक्चर ऑफ कार्पल है। तो अंडप की संरचना के अंदर आपको तीन इंपॉर्टेंट भाग दिखाई देंगे। पहला भाग जो कि पराग कण को ग्रहण करता है ये कहलाता है वर्तिकाग्र या स्टिग्मा। दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है वर्तिका, और तीसरा है ओवरी। आपको पता है कि ओवरी से ही किसका निर्माण होता है, फल का निर्माण होता है, ठीक है। जब निषेचन हो जाता है किसी प्लांट के अंदर
तो ये जो बीजांड होता है ये बदल जाता है किसमें, सॉरी ये जो अंडाशय होता है, अंडाशय किसमें बदल जाता है, ये बदल जाता है फल में। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि फल का निर्माण किसमें से होता है, तो हमेशा याद रखना है कि ओवरी यानी कि अंडाशय से होता है। तो ये आपने जायांग के बारे में देखा, ये पौधे का सबसे चौथा और आखिरी भाग होता है, इंपोर्टेंट भाग। और इसकी इकाई कहलाती है कार्पल या पिस्टिल कहलाती है, या आप अंडप या स्त्री केसर लिख सकते हैं। अंडप या स्त्री केसर की संरचना अगर हम देखें तो 3 भागों से मिलकर के बनी होती है। ठीक है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ये भी आप लोग देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में कभी कभी पूछा जा सकता है कि अंडप की संरचना बनाइए। ठीक है, फिर इसके अंदर आप देखेंगे इसके अंदर क्या उपस्थित होता है, इसके अंदर फिर उपस्थित होता है बीजांड। ठीक है, इसके अंदर फिर बीजांड उपस्थित होता है, यानी कि ओव्यूल जो है प्रेजेंट होता है। तो ये देखा हमने जायांग के बारे में। तो किसी भी फ्लावर की संरचना में हमको यह समझ में आया कि इंपोर्टेंट 4 भाग होते हैं, बाएं दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायांग। ठीक है, चारों पार्ट को हमने आसानी से डिस्कस कर दिया, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो जो अंडप होते हैं ये एक अंडपी भी हो सकता है, 2 अंडपी भी हो सकता है, बहुअंडपी भी हो सकता है। ठीक है, तो इसकी अलग अलग कंडीशन होती है। तो एक फ्लावर की संरचना का अगर आप लोग डायग्राम लेना चाहे तो आप आसानी से देख सकते हैं कि सबसे पहले हमने क्या बताया कि फ्लावर की संरचना में सबसे नीचे वाला भाग जो व्रंत या डंठल होता है, व्रंत या डंठल वाले भाग को हम क्या बोलते हैं, इस व्रंत या डंठल वाले भाग को हम क्या बोलते हैं, पेडिकल बोलते हैं, यानी कि पुष्प व्रंत बोलते हैं। फिर इसके बाद थैलमस होता है जिसके ऊपर पुष्प के चारों इंपोर्टेंट भाग उपस्थित होते हैं। फिर बाएं दल होते हैं जिसको हम बोलते हैं सेपल। ठीक है, बाएं दल या सेपल्स की संख्या भी अलग अलग हो सकती है अलग प्लांट के अंदर, ये हरे रंग के होते हैं। ठीक है, इसकी इकाई क्या है ना, और बाएं दल पुंज की इकाई कहलाती है बाएं दल यानी कि सेपल। ठीक है, तो सेपल की संख्या आप देख सकते हैं अलग अलग होती है। इसके बाद हमने दलपुंज देखा, दलपुंज के बाद ये हमको पुंकेसर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, इसके बाद ये इंपोर्टेंट पार्ट है हमारा स्टिग्मा हो गया, आपका स्टाइल हो गया, और आपका ये ओवरी हो गया। ठीक है, तो इन तीनों पार्ट को मिलाकर के हमने क्या नाम दे दिया, जायांग नाम दे दिया। तो जायांग के 3 पार्ट होंगे, क्योंकि जायांग की इकाई कहलाती है कार्पल या पिस्टिल, और कार्पल व पिस्टिल 3 भाग से मिलकर के बना होगा। ये आप देख भी सकते हैं कि जो पिस्टिल की संरचना होती है 3 भागों से मिलकर बनी है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। उसी प्रकार हमने क्या बताया कि जो स्टेमेन होता है यानी जो पुंकेसर होता है, पुंकेसर 2 भागों से मिलकर के बना होता है, एंथर और फिलामेंट। ठीक है, तो इस प्रकार एक नॉर्मल से फ्लावर की जब आप डायग्राम बनाएंगे तो आपको इंपोर्टेंट पार्ट इतने जो है आपको जरूर एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो इसका आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसके बाद यहां पे हम इंपोर्टेंट पॉइंट समझने वाले हैं, पराग कोष की संरचना। अब पराग कोष की संरचना की अगर हम बात करते हैं तो इसका अनुप्रस्थ काट की संरचना जब आप देखेंगे, चूंकि हमने आपको क्या बताया कि पराग कोष की संरचना के अंदर क्या बनते हैं, परागधानी या लघु बीजाणुधानी होती है जिसके अंदर पराग कण का निर्माण होता है। अब अगर आपके एग्जाम में एक अनुप्रस्थ काट की संरचना पूछ दिया गया पराग कोष की, तो आपको कैसे बनाना है, तो किसी भी पराग कोष की अनुप्रस्थ काट की जो संरचना होती है, ठीक है, वो कैसी दिखाई देती है आपको, चतुष्कोणीय दिखाई देती है, 4 कोणों की बनी हुई दिखाई देती है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, यहां से स्टार्ट हुआ, एक कोण ये है आपका, दूसरा ये है आपका, यहां पे आप देख सकते हैं, और तीसरा ये और चौथा ये, 4 कोण यानी 4 एंगल आपको दिखाई दे रहा है। चतुष्कोणीय संरचना होती है किसी भी परागकोष या एंथर की। जो टीएस संरचना होती है वो कैसी होती है, चतुष्कोणीय होती है। इसमें आपको 4 इंपोर्टेंट लेयर दिखाई देगी। क्या दिखाई देगी, 4 भित्तियां आपको दिखाई देगी। ठीक है, तो लेयर की अगर हम बात करते हैं तो किसी भी परागकोष की जब आंतरिक संरचना की आप अध्ययन करेंगे तो उसमें आपको 4 लेयर दिखाई देगी। पहली जो लेयर है उसको हम बोलते हैं एपिडर्मिस, फिर इसके बाद है आपका एंडोथीसियम, और तीसरा इसके बाद मिडिल लेयर, और चौथा होता है टेपिडम। तो सबसे पहले यहां पे हम समझते हैं कि अधिचर्म यानी कि एपिडर्मिस क्या होती है। ठीक है, तो एपिडर्मिस आप देखेंगे ये वाली जो आपको लेयर दिखाई दे रही है, सबसे बाहरी वाली जो आपको लेयर दिखाई दे रही है ना, ये मोटी और एक कोशिकीय लेयर जो दिखाई दे रही है आपको, ये कहलाती है क्या, एपिडर्मिस। तो एपिडर्मिस की अगर हम बात करते हैं तो यह पराग कोष का सबसे बाहरी स्तर होता है। ठीक है, आउटर मोस्ट लेयर होती है। तो हमने आपको पहले ही बताया कि सबसे बाहरी लेयर कौन सा होता है पराग कोष की, एपिडर्मिस होता है, यानी कि अधिचर्म होता है। इसके अलावा यह आप देखेंगे एक कोशिकीय होती है, साथ ही साथ मोटी लेयर होती है। कैसी लेयर होती है, ये लेयर मोटी भी होती है, और ये सबसे बाहरी सुरक्षात्मक परत बनाती है। ठीक है, जो भी अंदर के इंपोर्टेंट भाग हैं उसको सुरक्षा प्रदान करने वाला भाग होता है एपिडर्मिस। तो एपिडर्मिस जो है सबसे बाहरी आवरण होता है जो कि आंतरिक भागों को सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है। ठीक है, दूसरा जो इंपोर्टेंट भाग है वो है एंडोथीसियम। एंडोथीसियम की अगर हम बात करते हैं तो एपिडर्मिस के जस्ट नीचे, एपिडर्मिस के जस्ट नीचे ये वाली जो आपको लेयर दिखाई दे रही, ठीक है, एपिडर्मिस के जस्ट नीचे आपको ये वाली जो लेयर दिखाई दे रही है, ये वाली, ठीक है,
ये वाले ग्रीन रंग से जो लेयर दिखाई दे रही है आपको, ये क्या है, ये ग्रीन रंग से जो लेयर दिखाई दे रही है ये आपकी क्या होती है, ये होती है एंडोथीसियम यानी कि अंतः स्तर। एंडोथीसियम की अगर हम बात करते हैं, आप देख भी सकते हैं, ये है एंडोथीसियम ग्रीन कलर से, ये है एंडोथीसियम, यहां पे हमने लिख भी रखा है एंडोथीसियम। तो ये तो सबसे बाहरी वाली परत थी जिसको हमने क्या बोला, एपिडर्मिस बोला। फिर एपिडर्मिस के जस्ट नीचे, एपिडर्मिस के जस्ट नीचे एक मोटी लेयर होती है, ठीक है। एपिडर्मिस के जस्ट नीचे ये वाली जो मोटी लेयर है, ये वाली जो मोटी लेयर है, ये क्या कहलाती है, ये वाली लेयर कहलाती है आपकी एंडोथीसियम यानी कि अंतः स्तर। तो यह एक स्तर की होती है और एक कोशिकीय मोटी स्तर होती है, ठीक है। ये भी लेयर कैसी होती है, मोटी होती है, यानी कि आप देखेंगे थिक होती है, चौड़ी होती है, मोटी होती है। परागकोश के स्फुटन में मदद करती है और इसका जो इंपॉर्टेंट काम है, इसका इंपॉर्टेंट काम है कि जब परागकोश का स्फुटन होता है, ठीक है, जब परागकोश फटता है तभी तो इसके अंदर से परागकण निकल करके कहां जाएंगे, बाहर जाएंगे और वर्तिकाग्र की सतह पे गिरेंगे, तभी तो परागण होगा और आगे की प्रक्रियाएं होगी। यानी दोनों लेयर हमको समझ में आ गया। पहली लेयर जो है सबसे बाहरी जो मोटी लेयर है वो कहलाती है एपिडर्मिस, ठीक है, जो कि सुरक्षात्मक आवरण होती है, अंदर के सभी पार्ट को सुरक्षा प्रदान करने का काम करती है। दूसरी जो मोटी लेयर होती है वो होती है हमारी एंडोथीसियम यानी कि अंतः स्तर, और ये दूसरी मोटी लेयर होती है, ये भी कैसी होती है, चौड़ी होती है, मोटी होती है और एक कोश की होती है। फिर हमने देखा कि इसका जो इंपॉर्टेंट मेनली वर्क होता है ये क्या होता है, स्फुटन में मदद करना। जब परागकोश का स्फुटन होता है तो उसमें कौन मदद करता है, तो उसमें मदद करती है एंडोथीसियम, ठीक है। तो ये है एंडोथीसियम जो ग्रीन रंग वाली है, ये आपको पिंक कलर से हमने इसको भी बनाया जस्ट, ठीक, ये है हमारी एंडोथीसियम। अब तीसरी जो इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है, तीसरा जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है मध्य स्तर यानी कि मिडिल लेयर। मिडिल लेयर की अगर हम बात करते हैं तो अंतः स्तर के नीचे यह एक मृदुतकी यानी जो पैरेन्काइमा कोशिका होती है उसकी बनी होती है। साथ ही साथ इसमें आपकी जो मध्य परत होती है, इसमें आप देखेंगे 3 लेयर होती है। कैसी लेयर होती है, 3 लेयर होती है और मोटी स्तर होती है और इसके द्वारा भोजन का संग्रहण किया जाता है। मेन वर्क इसका क्या है, भोजन का संग्रहण करना। ये आपको दिखाई दे रहा है, ये जो यहां की पूरी लेयर 1 2 3, यहां पे 3 लेयर है। इसको आप इस डायग्राम के थ्रू आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। तो इस डायग्राम के थ्रू आप जब देखेंगे तो सबसे पहले आपने देखा ये जो मोटी वाली लेयर होती है बाहर की, ये एपिडर्मिस हो गई। एपिडर्मिस के जस्ट नीचे ये जो वाली लेयर होती है ये क्या है, एंडोथीसियम है, ये वाली, ठीक है, ये क्या है, एंडोथीसियम है। और एंडोथीसियम के अंदर ये जो मिडिल लेयर है आपकी ना, ये देख सकते हैं आपको 1 2 3 इस प्रकार से 3 लेयर आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो जो हमारी एपिडर्मिस के बाद हमने जो आपको बताया मिडिल लेयर में हमने देखा कि इसका काम क्या होता है, भोजन का संग्रहण करना। और ये जो लेयर होती है ना, ये लेयर जो है, ये लेयर इनका काम क्या है, इनका काम है भोजन का संग्रहण करना। तो तीसरा इंपॉर्टेंट भाग क्या है, मिडिल लेयर, जिनका काम है भोजन का संग्रहण करना। और चौथा जो इंपॉर्टेंट पार्ट है और चौथा आखिरी भाग है वो है टेपिटम। टेपिटम की संरचना की अगर हम बात करते हैं तो यह सबसे आंतरिक स्तर होता है, ठीक है। परागकोश की संरचना का सबसे आंतरिक स्तर कौन सा होता है, टेपिटम। और यह मध्य स्तर से क्या करता है, भोजन को अवशोषित करता है और अवशोषित करके लघु बीजाणुओं यानी कि पराग कणों को पोषण प्रदान करता है। तो अगर आपसे पूछे कि पराग कण को पोषण प्रदान करने का काम कौन करता है, तो आपको याद रखना है टेपिटम। टेपिटम के कार्य आपको जरूर तैयार कर लेना, एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। टेपिटम का इंपॉर्टेंट काम क्या है, स्पोरोपोलेनिन का श्रावण करना, ठीक है। अभी आप परागकण की संरचना देखेंगे, वहां पे आप देखेंगे कि परागकण की जो बाहरी भित्ति होती है वो स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट काम क्या है, हार्मोन्सों व एंजाइम का सिक्रेशन करना, ठीक है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट काम है टेपिटम के। और तीसरा जो मेन और इंपॉर्टेंट काम है वो है लघु बीजाणुओं को पोषण प्रदान करना, ठीक है। यानी परागकण को पोषण प्रदान करना भी टेपिटम का कार्य है। तो टेपिटम के 3 से 4 इंपॉर्टेंट कार्य हैं जिनको आपको याद रखना है। स्पोरोपोलेनिन का सिक्रेशन करता है, हार्मोन्स व एंजाइम का सिक्रेशन करता है और लघु बीजाणुओं को पोषण प्रदान करने का भी काम करता है। तो ये इंपॉर्टेंट काम है टेपिटम के, जिसको आपको तैयार कर लेना है। तो ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका आसानी से, और डायग्राम का भी आप लोग आसानी से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये वाला जो हमारा भाग है, ये भाग हमारा कहलाता है टेपिटम। क्या है, ये जो आंतरिक भाग है ये कहलाता है टेपिटम। और यही क्या करता है, भोजन को अवशोषित करके रखा रहता है और लघु बीजाणुओं को यानी कि परागकण को पोषण प्रदान करता है यही।
ठीक है, तो ये है टेपिडम, आप देख सकते हैं सबसे आंतरिक लेयर जो है ये है आपकी टेपिडम। ठीक है, और फिर ये आपकी माइक्रोस्पोर मदर सेल दिखाई दे रही है जगह जगह, जिसके अंदर आप क्या देखेंगे, जिसके अंदर आप देखेंगे कि लघु बीजाणुओं का निर्माण होगा, और इन्हीं लघु बीजाणुओं को पोषण प्रदान करने का काम कौन करेगा, टेपिडम करेगा। तो किसी भी पराग कोष की आंतरिक संरचना की डायग्राम अगर आपको बनाना है तो आप ये डायग्राम बनाएंगे या कि आप ये डायग्राम बना सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल से डायग्राम है, 4 इंपोर्टेंट लेयर होती है पराग कोष की आंतरिक संरचना। आप देखेंगे तो उसमें चतुष्कोणीय संरचना दिखाई देगी इस प्रकार से, इसमें 4 लेयर दिखाई देती है। सबसे पहले आपने देखा एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के नीचे एक मोटी लेयर है एंडोथीसियम, उसके बाद जो लेयर है उसको हम बोलते हैं मिडिल लेयर, इसकी संख्या 3 होती है, और फिर लास्ट में है आपका टेपिडम। और इन चारों भाग की इंपोर्टेंट विशेषता क्या है हमने आपको बता ही दिया। ठीक है, अंतः स्तर आपका स्फुटन में मदद करती है। ठीक है, एंडोथीसियम आपके स्फुटन में मदद करती है, पराग कोष के स्फुटन में। इसके अलावा आपका जो मिडिल लेयर हो गया, ये भोजन को अवशोषित करके अवशोषण करने का काम करती है, और लघु बीजाणुओं को पोषण प्रदान करने का काम कौन करता है, टेपिडम करता है। और ये सुरक्षात्मक लेयर होती है एपिडर्मिस जो होती है। तो इस प्रकार से चारों इंपोर्टेंट भाग आप देख सकते हैं आसानी से। चलिए, इसके बाद अब हम बात करते हैं परागकण की संरचना की। परागकण की संरचना की अगर हम बात करते हैं तो परागकण नर युग्मकोद्भिद की कोशिकाएं होती है, या आप ऐसा कह सकते हैं कि परागकण जो है नर कोशिकाएं होती है। कौन सी कोशिकाएं होती है, नर कोशिकाएं होती है जो अंकुरित होकर के नर युग्मक का निर्माण करती हैं। ठीक है, तो परागकण ही ऐसी कोशिकाएं होती है जो विकसित होती है, अंकुरित होती है, और फिर जाकर के किसका निर्माण करती है, मेल गैमीट का, यानी कि नर युग्मकों का निर्माण करती है। यहां से आपको 2 इंपोर्टेंट क्वेश्चन याद रखना है। पहला इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा वो ये पूछा जाएगा कि परागकणों का अध्ययन क्या कहलाता है। ठीक है, किसी भी परागकण या पोलन ग्रैंड की जो स्टडी होती है वो क्या कहलाती है। तो हमेशा आपको याद रखना है परागकणों की जो स्टडी होती है वो क्या कहलाती है, पेलिनोलॉजी कहलाती है। क्या कहलाती है, पेलिनोलॉजी कहलाती है। ठीक है, पहला इंपोर्टेंट क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में यहां से ये पूछा जाता है, परागकण का अध्ययन क्या कहलाता है, पेलिनोलॉजी कहलाता है। फिर इसके बाद दूसरी इंपोर्टेंट चीज कि परागकण की जो बाहरी भित्ति होती है किसकी बनी होती है। तो परागकण की जो बाहरी भित्ति होगी किसकी बनी होगी, बाहरी भित्ति जो है ये बनी होगी किसकी, स्पोरोपोलेनिन की बनी होगी। किसकी बनी होगी, स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है, स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है। ठीक है, और अगर पूछ दिया कि परागकण की बाहरी भित्ति कहलाती क्या है, तो परागकण की जो बाहरी भित्ति है क्या कहलाती है, बाह्य चोल कहलाती है। क्या कहलाती है, बाह्य चोल कहलाती है या एक्साइन कहलाती है। ठीक है, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि परागकण की जो आंतरिक भित्ति होती है किसकी बनी होती है। तो परागकण की जो आंतरिक भित्ति होती है या जो आंतरिक लेयर होती है, इनर लेयर होती है, किसकी बनी होती है, ये बनी होती है सेल्यूलोज व पेक्टिन की। किसकी बनी होती है, ये बनी होती है सेल्यूलोज व पेक्टिन की। ठीक है, तो परागकण के टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपको 2-3 टॉपिक इंपोर्टेंट है, इसको आपको समझना पड़ेगा। तो परागकण का अध्ययन पेलिनोलॉजी कहलाता है, परागकण की आंतरिक भित्ति सेल्यूलोज व पेक्टिन की बनी होती है, और जो परागकण होता है हमारा इसकी बाहरी भित्ति क्या कहलाती है, बाह्य चोल कहलाती है, जो कि स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है। ठीक, तो ये आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे इंपोर्टेंट पॉइंट हैं जिनको आपको नोट करना है। अब हम बात करते हैं परागकण की संरचना की, स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रैंड या लघु बीजाणु की संरचना की। तो सबसे पहले आपको यहां पे समझना पड़ेगा कि जो परागकण की संरचना होती है किसकी, जो परागकण की संरचना होती है उस परागकण की संरचना में आप क्या देखेंगे, आपको यहां पे 2 लेयर दिखाई देगी। क्या दिखाई देगी, परागकण की संरचना में आपको 2 इंपोर्टेंट लेयर दिखाई देगी। ठीक है, परागकण की संरचना में आपको 2 इंपोर्टेंट लेयर जो है दिखाई देती है ये। ठीक है, तो ये परागकण की संरचना में आपको 2 लेयर दिखाई देगी। सबसे पहले तो एक होती है बाहरी परत। ठीक है, तो बाहरी परत जो होती है इसको हम क्या बोलते हैं, बाहरी परत को हम क्या बोलते हैं, एक्साइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बाहरी परत को हम बोलते हैं एक्साइन। ठीक है, और जो आंतरिक वाली परत होती है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इंटाइन। क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इंटाइन। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं क्या, इसको हम बोलते हैं बाह्य चोल। एक्साइन को हम क्या बोलते हैं, बाह्य चोल बोलते हैं। ठीक है, बाह्य चोल। और ये जो हमारा एंटाइन है इसको हम बोलते हैं अंतःचोल। क्या बोलते हैं, अंतःचोल। ठीक है, तो सबसे पहले आपको किसी भी परागकण की संरचना के अंदर क्या दिखाई देगा, 2 इंपोर्टेंट लेयर दिखाई देती है। ठीक है, एक दिखाई देगी अंतःचोल यानी कि भीतरी लेयर, और एक बाहरी लेयर दिखाई देगी जिसको हम बोलते हैं बाह्य चोल। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं किसकी, बाहरी लेयर की, तो जो परागकण की बाहरी लेयर होती है ये कुछ इस प्रकार से होती है। ठीक है,
ये कुछ कंटक युक्त होती है, इस पर जगह जगह क्या है आपको इस प्रकार से नुकीले कांटे भी दिखाई देंगे, ठीक है, इस प्रकार से। और एक इंपॉर्टेंट चीज और है, कहीं कहीं पे आपको क्या दिखाई देगा इस प्रकार से, जो आउटर मोस्ट लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं बाह्य चोल या एक्साइन, इसमें जगह जगह पे छिद्र दिखाई देंगे जिसको हम बोलते हैं जर्म पोर। क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं जर्म पोर, ठीक है। तो ये संरचना कहलाती है जर्म पोर। इस प्रकार से धसी हुई संरचना दिखाई देगी, छिद्र दिखाई देंगे आपको, बाहरी लेयर में जगह जगह कांटे दिखाई देंगे इस प्रकार से, ठीक है। नुकीली संरचना होती है बाहरी लेयर, और इसके अलावा जगह जगह छिद्र होती है बाहरी लेयर में जिसको हम बोलते हैं जर्म पोर, ठीक है। इतनी सारी चीजें क्लियर। अब इसकी संरचना के अंदर आपको दिखाई देगा कि पूरी की पूरी संरचना के अंदर क्या भरा हुआ है, कोशिका द्रव्य जो है इस प्रकार से भरा हुआ रहता है, ठीक है। कोशिका द्रव्य जो है इस प्रकार से रहता है, और इन कोशिका द्रव्य के अंदर आपको क्या दिखाई देगा, कोशिका द्रव्य के अंदर आपको एक अगुणित जो है इस प्रकार से केंद्रक जो है दिखाई देगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य, और ये हो गया आपका न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक, ठीक है। तो ये हो गया आपका न्यूक्लियस, ठीक है। तो किसी भी परागकण की संरचना में आपको सबसे पहले बताना है कि दो लेयर दिखाई देती है, एक बाह्य चोल कहलाती है, बाहरी जो लेयर होती है ये बाह्य चोल कहलाती है, ठीक है। ये वाली जो बाहरी लेयर है ग्रीन कलर की, ये बाहरी लेयर है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्साइन बोलते हैं यानी कि बाह्य चोल बोलते हैं। और जो आंतरिक लेयर होती है, ये जो रेड कलर से हमने बना रखा है ये आंतरिक लेयर है, ठीक है। इसको हम बोलते क्या है, इंटाइन, या इसको हम अंतःचोल बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो बाहरी लेयर होती है इस पर जगह जगह छिद्र होते हैं जिसको हम बोलते हैं जर्म पोर, और पूरे के पूरे परागकण की संरचना के अंदर केंद्रक भरा होता है, सॉरी द्रव भरा होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य, और इसके कोशिका द्रव्य के अंदर एक अगुणित केंद्रक जो है उपस्थित होता है। इतना केवल आपको बनाना है परागकण की संरचना में, ठीक है। तो परागकण की संरचना आपकी कंप्लीट हो गई। इसके अलावा एक चीज और आपको याद रखना है कि जो परागकण की आंतरिक लेयर होती है किसकी बनी होती है, ये बनी होती है सेल्यूलोज, और ये बनी होती है सेल्यूलोज और पेक्टिन की, सेल्यूलोज व पेक्टिन की बनी होती है, सेल्यूलोज व पेक्टिन की। और ये जो हमारी बाहरी लेयर होती है किसकी बनी होती है, स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है, ठीक है, स्पोरोपोलेनिन। तो स्पोरोपोलेनिन की बाहरी लेयर बनी होती है और सेल्यूलोज व पेक्टिन की आंतरिक लेयर बनी रहती है, ठीक है। तो ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं परागकण की संरचना का, और इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम में भी आ सकता है। तो परागकण जो है नर कोशिकाएं होती है, और परागकण ही विकसित होकर के नर युग्मक का निर्माण करते हैं, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं बीजांड की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल्स। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बीजांड की संरचना की। देखिए बीजांड जो है, सबसे पहले तो आपको यह पता करना है कि बीजांड किसके अंदर उपस्थित होते हैं। तो हमेशा आपको याद रखना है कि बीजांड जो होते हैं ये अंडाशय के अंदर उपस्थित होते हैं। किसके अंदर होते हैं, ये अंडाशय के अंदर उपस्थित होते हैं। एक चीज और याद रखना है, बहुत लोग कंफ्यूज में रहते हैं कि क्या एक अंडाशय के अंदर एक ही बीजांड होता है, तो ऐसा नहीं है, एक अंडाशय के अंदर कई सारे बीजांड हो सकते हैं, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज बीजांड से संबंधित याद रखनी है आपको कि बीजांड जो होती है ये अंडाकार श्वेत संरचना होती है, मतलब इसका कलर कैसा होता है, व्हाइट होता है बीजांड का, और साथ ही साथ इसकी साइज कैसी होती है, तो एग शेप्ड होती है यानी कि अंडाकार होती है, ठीक है। तो बीजांड जो है अंडाकार व श्वेत संरचना होती है, ठीक है। बीजांड अंडाकार श्वेत संरचना होती है। और एक चीज याद रखना है कि अंडाशय में जो बीजांड होते हैं, अंडाशय की संरचना के अंदर जो बीजांड होते हैं ये एक गद्दीनुमा संरचना के रूप में जुड़े होते हैं, एक गद्दीनुमा संरचना से जुड़े होते हैं, और उस गद्दीनुमा संरचना को हम बोलते हैं अपरा या प्लेसेंटा। बीजांड से संबंधित आपको 3-4 चीजें क्लियर हो गई। पहली चीज ये कि बीजांड अंडाशय के अंदर उपस्थित होते हैं, फिर अंडाशय के अंदर एक से अधिक बीजांड भी हो सकते हैं। अंडाशय जो है अंडाकार संरचना होती है, और ये जो है श्वेत संरचना होती है, मतलब इसका कलर कैसा होता है, श्वेत रंग का होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, क्या चीज है कि किसी भी अंडाशय के अंदर जो बीजांडों की व्यवस्था होती है उसको हम बोलते हैं बीजांड न्यास। क्या बोलते हैं, प्लेसेंटेशन बोलते हैं, या हिंदी में बोलते हैं बीजांड न्यास, ठीक है। सारी चीजें आपको क्लियर हो गई, ठीक है। बीजांड की संरचना, बीजांड को हम क्या बोलते हैं, बीजांड को हम गुरु बीजाणुधानी भी बोलते हैं, ठीक है। बीजांड का दूसरा नाम आपको क्या याद रखना है, गुरु बीजाणुधानी, ठीक है, गुरु बीजाणुधानी। बीजांड को हम क्या बोलते हैं, गुरु बीजाणुधानी भी बोलते हैं, ठीक है, यानी कि मेगा स्पोरेंजियम बोलते हैं। तो बीजांड या ओव्यूल्स की स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो बीजांड जो होते हैं ये अंडाशय के अंदर उपस्थित होते हैं, ठीक है।
तथा अंडाशय के अंदर एक से अधिक बीजांड हो सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करना है। अंडाशय के अंदर जो बीजांडों की व्यवस्था होती है उसको हम बीजांड न्यास या प्लेसेंटेशन बोलते हैं। बीजांड जो होते हैं ये अंडाकार व श्वेत संरचना होती है। अंडाशय में बीजांड एक गद्दीनुमा संरचना के द्वारा जुड़े रहते हैं जिसे हम अप्राय प्लेसेंटा कहते हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं बीजांड की संरचना की। तो हमने यहां पे डायग्राम शो कर रखा है बीजांड या ओव्यूल्स का। इसमें आपको कई सारे इंपॉर्टेंट पार्ट दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले आप समझिए यहां से जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, बीजांड का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्यूनिकुलस या फ्यूनिकल्स इसको आप बोलते हैं। ठीक है, फ्यूनिकल्स मतलब होता है, फ्यूनिकल्स को हम बोलते हैं क्या, बीजांड व्रंत। क्या बोलते हैं, ये वाला जो हमारा भाग है इसको हम बोलते हैं बीजांड व्रंत। ठीक है, ये है बीजांड व्रंत। तो सबसे पहले आपका है फ्यूनिकल्स यानी कि बीजांड व्रंत। ठीक है, तो ये जो आपको नीचे का व्रंत दिखाई दे रहा है ना पूरा का पूरा, सिंपल सी बात है कि जब हम पहले भाग की बात करते हैं तो ये हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको हम बोलते हैं बीजांड व्रंत। तो किसी भी बीजांड का जो व्रंत होता है वो हमारा कहलाता है बीजांड व्रंत। ठीक है, दैट क्लियर। अब इसके बाद आपको यहां पे थोड़ा सा समझना है कि अगर हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट की, सबसे पहले हमने आपको क्या बताया, पहला जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है आपका बीजांड व्रंत। ठीक है, बीजांड व्रंत। तो बीजांड का इंपॉर्टेंट पार्ट है एक बीजांड व्रंत, यानी इसको हम बोलते हैं फ्यूनिकल्स। बीजांड व्रंत की अगर हम बात करते हैं तो यह क्या होता है, बीजांड का व्रंत होता है। क्या होता है, यह बीजांड का व्रंत होता है। ठीक है, यह बीजांड का क्या है, बीजांड का व्रंत होता है। फिर हम बात करते हैं किसकी, दूसरी अगर इंपॉर्टेंट बात करें तो यहां पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज दिखाई दे रही है और वो है आपका इसका जस्ट अपोजिट सिरा। सबसे ऊपर आपको एक संरचना दिखाई देती है जिसको हम बोलते हैं चलाजा। क्या बोलते हैं, चलाजा बोलते हैं, यानी इसको हम निभाग बोलते हैं। हिंदी में इसको हम क्या बोलते हैं, हिंदी में इसको हम बोलते हैं निभाग। ठीक है, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं हम, निभाग। ये चलाजा होता है यानी कि निभाग है। ठीक है, निभाग या चलाजा। फिर इसके बाद आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट पार्ट दिखाई दे रहे हैं, आपके ये वाला जो पार्ट होता है ये होता है इंटेगुमेंट, यानी इसको हम बोलते हैं अध्यावरण। ठीक है, अध्यावरण। चलिए, अध्यावरण की अगर हम बात करते हैं तो अध्यावरण जो होता है, दूसरा आप इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ सकते हैं अध्यावरण। ठीक है, अध्यावरण। तो अध्यावरण जो होता है ना इसको इंटेगुमेंट बोलते हैं। अध्यावरण जो होती है ये सुरक्षात्मक लेयर होता है। ठीक है, अध्यावरण जो है सुरक्षात्मक लेयर होती है और ये क्या करती है, सुरक्षात्मक लेयर जो होती है ये सुरक्षा प्रदान करती है भ्रूण के आंतरिक इंपोर्टेंट पार्ट को। तो भ्रूण के आंतरिक इंपोर्टेंट पार्ट जैसे क्या हो गए आपके, एम्ब्रियो सैक हो गए। क्या हो गए, एम्ब्रियो सैक यानी कि भ्रूण कोष हो गया। तो भ्रूण कोष की संरचना को सुरक्षा कौन देगा, तो ये जो हमारा अध्यावरण होता है, इंटेगुमेंट होता है, इसका मेनली काम होता है एम्ब्रियो सैक यानी भ्रूण कोष को सुरक्षा प्रदान करना। ठीक है, अध्यावरण दो प्रकार के होते हैं, एक बाहरी अध्यावरण होता है, एक आंतरिक अध्यावरण होता है। ठीक है, ये वाला हमारा बाहरी अध्यावरण है, ये वाला हमारा क्या है, आंतरिक अध्यावरण है। फिर एक हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है माइक्रोपाइल। क्या है, माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल को हम क्या बोलते हैं, बीजांड द्वार। क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइल को हम बोलते हैं बीजांड द्वार। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, बीजांड द्वार। ठीक है, बीजांड द्वार। ठीक है, या माइक्रोपाइल, बीजांड द्वार यानी कि माइक्रोपाइल। बीजांड द्वार या माइक्रोपाइल की इंपॉर्टेंट बात क्या है, कोई भी पराग नलिका यानी पॉलन ट्यूब जब आती है ना तो उसकी एंट्री कहां से होती है, बीजांड द्वार से ही होती है। ठीक है, तो बीजांड द्वार आपको याद रखना है कि यह बीजांड का मुख्य द्वार होता है जहां से ही पराग नलिका का प्रवेश होगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि बीजांड के अंदर भले ही कहीं से पराग नलिका का प्रवेश हो जाए, लेकिन जो भ्रूण कोष की संरचना है उसके अंदर हमेशा बीजांड द्वार सिरे से ही आप देखेंगे पराग नलिका प्रवेश करती है। ठीक है, तो बीजांड द्वार की संरचना की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा बीजांड द्वार है। ठीक है, माइक्रोपाइल को हम क्या बोलते हैं, बीजांड द्वार। ठीक है, ये बीजांड का मुख्य द्वार है भैया, जहां से कोई पराग नलिका अगर आएगी तो यहीं से प्रवेश करेगी। ठीक है, यहीं से प्रवेश करेगी। फिर इसके बाद आप देखेंगे एक धसी हुई संरचना होती है जिसको हम बोलते हैं क्या, भ्रूण कोष। क्या बोलते हैं, धसी हुई संरचना होती है जिसको हम बोलते हैं भ्रूण कोष। भ्रूण कोष यानी कि एम्ब्रियो सैक। ठीक है, भ्रूण कोष यानी कि एम्ब्रियो सैक। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ठीक है, भ्रूण कोष जो होता है ये इंपॉर्टेंट पार्ट होता है
क्योंकि आप देखेंगे जो फीमेल गैमेटोफाइट्स होता है इसके अंदर फीमेल गैमेट का निर्माण जो है भ्रूण कोश के अंदर ही होगा, इसीलिए इसे हम फीमेल गैमेटोफाइट्स बोलते हैं। ठीक है, तो भ्रूण कोश की बात करते हैं तो इसको हम बोलते हैं एम्ब्रियो सैक। ये इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी बीजांड के अंदर का, क्योंकि इसी के अंदर आप देखेंगे निषेचन की प्रक्रिया भी होगी, द्वि निषेचन की प्रक्रिया भी इसी के अंदर चल के होनी है। वो चीज अभी आप लोग जस्ट इसके आगे देखने वाले हैं। तो भ्रूण कोश की अगर हम बात करें तो यह एक धसी हुई संरचना होती है बीजांड के अंदर, जो कि 7 कोशिकीय और 8 केंद्र की संरचना होती है। ठीक है, इसके अंदर आपको दिखाई देगा द्वितीयक केंद्रक दिखाई देंगे, अंड कोशिका का निर्माण इसके अंदर होता है, यानी कि मादा युग्मक का निर्माण इसी के अंदर होता है। तो आपको इसमें बस इतना ही लिखना है कि जो भ्रूण कोश होता है यह धसी हुई संरचना होती है बीजांड के अंदर, जो कि मादा युग्मक का निर्माण करती है। अब इसके बाद आपको इंपॉर्टेंट पार्ट दिखाई दे रहा है एक हाइलम। क्या है? हाइलम, जिसको हम क्या बोलते हैं? नाभिका। हाइलम को हम क्या बोलते हैं? हाइलम को नाभिका बोलते हैं। ठीक है, तो बीजांड का ये जो पूरा का पूरा मुख्य शरीर है, ये बीजांड व्रंत से जिस भाग में जुड़ता है, यहां पे ये बीजांड की मेन बॉडी हो गई पूरी की पूरी, और यहां से ये बीजांड का व्रंत हो गया। तो बीजांड व्रंत और बीजांड की जो मेन बॉडी है, जिस जगह या जिस भाग बिंदु पर जुड़ते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? हाइलम या नाभिका बोलते हैं। एक इंपॉर्टेंट पार्ट आपको दिखाई दे रहा है न्यूसेलस, और न्यूसेलस को हम बोलते हैं बीजांड काय। क्या बोलते हैं? बीजांड काय। और बीजांड काय जो है यह मुख्य रूप से बीजांड काय ऊतकों का बना होता है इस प्रकार से। ये यहां पे आपको कई सारे बीजांड काय दिखाई देंगे, गुच्छों के रूप में कोशिकाओं की संरचना होगी। ठीक है, जिससे हम बोलेंगे बीजांड काय। इसके बाद आप देखेंगे ये जो पूरा का पूरा संरचना आपको दिखाई दे रही है, इसको हम बोलते हैं वैस्कुलर टिश्यू। क्या बोलते हैं? वैस्कुलर टिश्यू। और इस वैस्कुलर टिश्यू के माध्यम से ही क्या होता है, ये वैस्कुलर टिश्यू ही पोषण जो है बीजांड के लिए ला करके प्रोवाइड कराता है। ये वैस्कुलर टिश्यू प्लेसेंटा या अप्रा से पोषण को ला करके बीजांड को प्रोवाइड कराता है। ठीक, इसके बाद आप देखेंगे इंपॉर्टेंट पार्ट में आपका चलाजा है। तो बीजांड द्वार के विपरीत सिरे पर उपस्थित भाग को हम क्या बोलते हैं? ये जो खाली भाग आपको पूरा दिखाई दे रहा है, ये भाग ये क्या है? आपका निभाग यानी कि चलाजा होता है। तो बीजांड की संरचना में आपको कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट याद रखना है। सबसे पहले आपका क्या हो गया? एक बीजांड द्वार हो गया। ठीक है, बीजांड द्वार मतलब जहां से पराग नलिका का प्रवेश होता है। फिर इसके बाद हमने बीजांड व्रंत देखा, जो बीजांड का व्रंत होता है वो बीजांड व्रंत कहलाता है, फ्यूनिकल्स कहलाता है। इसके बाद हाइलम या नाभिका हमने देखा कि बीजांड का मुख्य शरीर जो है बीजांड व्रंत से जिस भाग या बिंदु पर मिलता है उसे हम बोलते हैं हाइलम या नाभिका। इसके बाद हमने एम्ब्रियो सैक देखा। तो एम्ब्रियो सैक भ्रूण के अंदर बीजांड के अंदर धसी हुई एक संरचना होती है जिसको हम बोलते हैं एम्ब्रियो सैक, और ये 7 कोश की 8 केंद्र की होती है। मादा युग्मक का निर्माण इसी के अंदर होता है। इंटेगुमेंट्स हमने देखा, अध्यावरण हमने देखा, ये सुरक्षात्मक लेयर होती है जो बीजांड के आवश्यक चक्रों को, आवश्यक अंगों को सुरक्षा प्रदान करने का काम करती है। तो ये आप लोग बीजांड की संरचना या लघु बीजाणुधानी की संरचना का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आसानी से। काफी आसान संरचना है, इसको आप लोग आसानी से कवर कर सकते हैं। चलिए, अब इसके बाद हमारा क्या है? भ्रूण कोश की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट्स। तो भ्रूण कोश की संरचना, ठीक है, मादा युग्मकोद्भिद या भ्रूण कोश की संरचना हमको देखना है। तो किसी भी भ्रूण कोश की संरचना जो आपको दिखाई देगी, किसी भी भ्रूण कोश की संरचना जब आप देखेंगे तो इस प्रकार से आपको क्या दिखाई देगा? इस प्रकार से आपको अंडाकार संरचना दिखाई देगी। ठीक, इसके अंदर आपको कई अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं दिखाई देगी। ठीक है, इसके अंदर नीचे जो है इस प्रकार से, इसके अंदर नीचे इस प्रकार से 3 कोशिकाएं होती है। एक हो गई, 2, और ये तीसरी कोशिका जो है एक बड़ी सी कोशिका होती है। ये 3 कोशिकाएं भैया दिखाई देती है। और तीनों कोशिकाओं के अंदर क्या होता है? तीनों कोशिकाओं के अंदर एक एक केंद्रक जो है उपस्थित होता है। ठीक है, इसके बाद आपको क्या देखना है? इसके बाद आपको देखना है ऊपर साइड भी क्या होता है? ऊपर साइड भी 3 जो है आपको कोशिकाएं जो है नजर आएगी, और तीनों ही कोशिकाओं के अंदर इस प्रकार से एक एक केंद्रक जो है उपस्थित होता है। तो इस प्रकार से 7 कोशिकाएं यहां पे बन चुकी है। कितनी कोशिकाएं? 7 कोशिकाएं। तो एक भ्रूण कोश की संरचना के अंदर हमको 7 कोशिकाएं नजर आती है। कितनी कोशिकाएं? 7 कोशिकाएं। 3 ऊपर की कोशिकाएं होते हैं जिनको हम बोलते हैं एंटीपोडल सेल। क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं एंटीपोडल सेल। ठीक है, या हम बोलते हैं प्रतिमुखी कोशिका। क्या बोलते हैं? एंटीपोडल सेल या प्रतिमुखी कोशिकाएं। ठीक है, एंटीपोडल सेल या प्रतिमुखी कोशिकाएं। फिर इसके बाद देखेंगे आप, ये जो बड़ी वाली कोशिका होती है इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं एग सेल। क्या बोलते हैं? एग सेल, यानी कि इसको हम बोलते हैं अंड कोशिका। क्या बोलते हैं? इसको हम
एग सेल यानी कि अंड कोशिका बोलते हैं। ये जो नीचे की दोनों कोशिकाएं होती हैं इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम सिनरगिड सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको हम सिनरगिड सेल बोलते हैं, ठीक है। या इनको हम हिंदी में सहाय कोशिका भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इनको हम हिंदी में सहाय कोशिका भी कहते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद अगर हम बात करते हैं, ये जो हमारी बीच वाली पूरी की पूरी सेल है इसको हम बोलते हैं सेंट्रल सेल यानी कि केंद्रीय कोशिका। क्या बोलते हैं इसको हम केंद्रीय कोशिका बोलते हैं, यानी कि केंद्रीय कोशिका को हम बोलेंगे सेंट्रल सेल। क्या बोलेंगे, केंद्रीय कोशिका को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल सेल, ठीक है। तो सेंट्रल सेल यानी कि केंद्रीय कोशिका, ठीक है। ये जो बीच में है इसीलिए इसको हम सेंट्रल सेल बोलते हैं। और इस सेंट्रल सेल के अंदर आपको क्या दिखाई देगा, इस प्रकार से दो न्यूक्लियस यानी कि दो केंद्रक, और इन दोनों केंद्रकों को हम कहते हैं क्या, इनको हम बोलते हैं ध्रुव केंद्रक। इनको हम ध्रुव केंद्रक कहते हैं, ठीक है, यानी कि पोलर न्यूक्लियाई। क्या कहते हैं इनको हम पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं। तो ये होती है एक परिपक्व भ्रूण कोश की संरचना। इसमें आपको 7 कोशिकाएं दिखाई देगी, 7 सेल आपको दिखाई देंगे, ठीक है। 7 सेल कौन कौन सी होती है, 3 ऊपर के साइड सेल होती है जिसको हम बोलते हैं एंटीपोडल सेल या प्रतिमुखी कोशिकाएं। फिर बीच वाली एक कोशिका होती है जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल सेल यानी कि केंद्रीय कोशिका। एक अंड कोशिका होती है बड़ी सी, ये आप देख सकते हैं अंड कोशिका यानी कि एग सेल जिसको हम बोलते हैं। और ये आपको दिखाई देते हैं 2 सिनरगिड सेल, ठीक है। सिनरगिड सेल मतलब सहाय कोशिकाएं, ठीक है। तो 7 कोशिकाएं हो गई, 3 ये, चौथी ये वाली बड़ी वाली कोशिका बीच वाली, और 3 ये, 4 3 7 कोशिकाएं हो गई। और 8 केंद्रक होते हैं। केंद्रकों की संख्या कितनी होगी, केंद्रकों की संख्या आपको 8 दिखाई देगी, ठीक है। ऊपर की तीनों कोशिकाओं के अंदर एक एक केंद्रक, बीच वाली कोशिका में आप सेंट्रल सेल में 2 केंद्रक देख रहे हैं, तो 3 2 5 हो गए केंद्रक। एक केंद्रक है एक सेल के अंदर तो 6 हो गए, और 2 केंद्रक सिनरगिड सेल के अंदर, यानी टोटल केंद्रक हो गए कितने, 8। तो अक्सर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो हमारा परिपक्व भ्रूणकोश होता है वो 7 कोशिकीय और 8 केंद्र की होता है। ये हमेशा आपको याद रखना है, ठीक है। कौन कौन से इंपोर्टेंट पार्ट हैं ये भी हमने आपको दिखा दिए यहाँ पे, तो आप आसानी से इसको लिख सकते हैं। इस द्वितीयक केंद्र, इस ध्रुव केंद्रक को हम द्वितीयक केंद्रक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम सेकेंडरी न्यूक्लियस भी बोलते हैं, यानी कि द्वितीयक केंद्रक भी कहते हैं। अभी इसको द्वितीयक केंद्रक कहते हैं, इसकी जरूरत अभी आपको डबल फर्टिलाइजेशन में पड़ेगी, ठीक है। तो ये द्वितीयक केंद्रक भी कहलाता है, ठीक है। तो ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं भ्रूण कोश की संरचना की, यानी कि जो भ्रूण कोश की संरचना है इसी के अंदर आपको क्या दिखाई देगा, ये जो अंड कोशिका यही हमारा क्या है, मादा युग्मक, क्या है, फीमेल गैमीट। चलिए अब बात करते हैं हम किसकी, परागण क्या होता है, पॉलिनेशन क्या होता है, इंपोर्टेंट पॉइंट है। परागण की अगर हम बात करते हैं तो देखिए पराग कोश से पराग कणों का निकल करके वर्तिकाग्र की सतह पे गिरना क्या कहलाता है, परागण कहलाता है। किसी भी पराग कोश के अंदर परागधानी होती है जिसके अंदर पराग कण बने होते हैं, लघु बीजाणु होते हैं, और जब पराग कोश फटता है, स्फुटन होता है, तो उसमें से पराग कण निकलते हैं और ये जाकर के सीधे वर्तिकाग्र की सतह पे गिरते हैं, स्टिग्मा के ऊपर जाकर के गिरते हैं, जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं पॉलिनेशन यानी कि परागण, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रैंड फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड एज पॉलिनेशन। किसी भी पराग कण का पराग कोश से निकल करके वर्तिकाग्र की सतह पे जाना ही परागण कहलाता है, ठीक है। डायग्राम के थ्रू आप आसानी से समझ सकते हैं। किसी भी फ्लावर की संरचना में आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये पुंकेसर होते हैं, ठीक है। पुंकेसर की संरचना में ऊपर वाले ये जो भाग होते हैं इनको हम बोलते हैं क्या, इनको हम बोलते हैं एंथर यानी कि पराग कोश। क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं एंथर यानी कि पराग कोश। और इसी पराग कोश के अंदर उपस्थित होते हैं क्या, पोलन ग्रैंड, ठीक है। कौन उपस्थित होते हैं, पोलन ग्रैंड यानी कि पराग कण उपस्थित होते हैं। तो पराग कोश के अंदर यही पराग कण उपस्थित होते हैं, और जब ये पराग कोश फटता है तो इसमें से पराग कण बाहर निकल के आते हैं और जा करके सीधे स्टिग्मा यानी कि वर्तिकाग्र की सतह पे गिर जाते हैं। कहां गिर जाते हैं, वर्तिकाग्र की सतह पे गिर जाते हैं। और इसी क्रिया को हम बोलते हैं क्या, पॉलिनेशन। क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन बोलते हैं। अब पॉलिनेशन की अगर हम बात करते हैं तो ये 2 इंपोर्टेंट टाइप्स होते हैं इसके, ठीक है। पॉलिनेशन जो है आप देखेंगे 2 प्रकार का दिखाई देगा, ठीक है। पॉलिनेशन आपको कितने प्रकार का दिखाई देगा, 2 प्रकार का। तो परागण की अगर हम बात करते हैं तो परागण जो है 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक होता है हमारा स्वपरागण और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है परपरागण, ठीक है। स्वपरागण और परपरागण, ठीक है। स्वपरागण को हम क्या बोलते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन। क्या बोलते हैं, स्वपरागण को हम बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन,
स्वपरागण को हम बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, और पर परागण को हम क्या बोलते हैं, ये हमारा पर परागण है, तो पर परागण को हम क्या बोलते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन। क्या बोलते हैं, पर परागण को हम बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन। तो दो प्रकार के होते हैं परागण, पॉलिनेशन दो प्रकार के होते हैं, स्वपरागण और पर परागण। ठीक है, स्वपरागण फिर से आप देखेंगे दो प्रकार का होता है। ठीक है, तो आपको एक याद रखना है, स्वपरागण दो प्रकार का होता है, एक तो होता है ऑटोगेमी, क्या होता है ऑटोगेमी, और दूसरा होता है जिटेनोगेमी, दूसरा होता है जिटेनोगेमी। ठीक है, जिटेनोगेमी। तो स्वपरागण भी दो प्रकार का होता है, ऑटोगेमी और जिटेनोगेमी। चलिए अब हम समझते हैं स्वपरागण और परपरागण होते क्या है। तो परागण में क्या होता है, परागकण स्थानांतरित होकर के वर्तिकाग्र की सतह पे गिरेगा। तो सिंपल सी बात है कि किसी भी फ्लावर में अगर आप देखेंगे तो कुछ फ्लावर द्विलिंगी होते हैं, जो द्विलिंगी फ्लावर होते हैं उनके अंदर हमेशा आपको देखने को मिलेगा कि स्वपरागण होगा। ठीक है, और जो एक लिंगी पुष्प होते हैं उनके अंदर परपरागण की प्रक्रिया जो है संपन्न होती है। ठीक है, तो जब भी हम बात करते हैं स्वपरागण की, तो अगर किसी एक ही पौधे के पुष्पों के मध्य अगर परागण की क्रिया होगी तो उसे हम बोलेंगे स्वपरागण। एक ही पौधे के पुष्पों के मध्य होगी परागण की क्रिया, मतलब एक हमारे पास क्या है, मान लीजिए ये हमारे पास एक प्लांट है और इसमें यहां पे अलग अलग जगह क्या लगा हुआ, दो अलग अलग फ्लावर लगे हुए हैं। ठीक है, तो इस वाले फ्लावर से मान लीजिए क्या हुआ, इस वाले फ्लावर से परागकण निकले और उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पे जाके गिर गए, तो यह क्रिया क्या हो गई, स्वपरागण हो गई। या कि मान लीजिए जिस पुष्प से परागकण निकले उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिर गए, तो यह क्रिया भी क्या है, स्वपरागण है। तो स्वपरागण का मतलब क्या है कि जब एक ही पौधा रहेगा और उस एक ही पौधे के पुष्पों में परागण होगा तो उसे हम बोलेंगे स्वपरागण। लेकिन दो अलग अलग पुष्पों के मध्य, ठीक है, जो दो अलग अलग पौधे के पुष्पों के मध्य, ये अलग अलग पौधे हो गए। ठीक है, इस अलग पौधे का ये पुष्प हो गया मान लीजिए, ठीक है, और इस वाले पौधे का पुष्प ये हो गया। ठीक है, तो जब दो अलग अलग पौधे के पुष्पों के मध्य परागण होगा उसको हम क्या बोलेंगे, परपरागण बोलेंगे। यानी पौधा यहां पे हमारे पास अलग अलग है, लेकिन एक चीज याद रखना है कि दोनों एक ही जाति की होनी चाहिए। ठीक है, एक ही जाति की होनी चाहिए, इसकी जो स्पीसीज है वो कैसी होनी चाहिए, दोनों की सेम होनी चाहिए। तो एक ही जाति के दो अलग अलग पौधे के पुष्पों के मध्य अगर परागण होगा, मतलब पौधे अलग अलग हो और उन अलग अलग पौधे के पुष्पों के मध्य परागण की क्रिया होगी, मतलब इस पौधे के पुष्प से मान लीजिए परागकण निकलेंगे और किसी दूसरे पौधे के पुष्प की वर्तिकाग्र पे जाकर के गिरेंगे, तो ये आपका क्या कहलाएगा, परपरागण कहलाएगा। ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन कहलाएगा। और ये भैया आपका स्वपरागण क्या है, ये है आपका स्वपरागण यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन। इसको आप आसानी से डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं। इस वाले फ्लावर में आपको क्या दिखाई दे रहा है कि जिस फ्लावर से परागकण निकल रहे हैं उसी फ्लावर की वर्तिकाग्र की सतह पे गिर रहे हैं, तो यह है हमारा सेल्फ पॉलिनेशन यानी कि स्वपरागण। इसके विपरीत आप इस डायग्राम को यहां पे अगर थोड़ी से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा, इस वाले डायग्राम में आपको यह दिखाई दे रहा है कि एक फ्लावर के पराग कोश के अंदर से परागकण निकल रहे हैं और ये आपको दिखाई दे रहा है भैया यहां से ये कीट जो है, भौरा जो है, ये परागकण को ले जा रहा है और कहां गिरा देगा, जाकर के दूसरे पौधे के पुष्प की वर्तिकाग्र की सतह पे। तो ये क्रिया क्या कहलाएगी हमारी, ये प्रक्रिया हमारी कहलाएगी परपरागण। क्या कहलाएगी, परपरागण यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, तो जब दो अलग अलग पौधे के पुष्पों के मध्य परागण होगा उसे हम बोलेंगे परपरागण, और जब एक ही पौधे के पुष्पों के मध्य परागण की क्रिया होगी उसे हम बोलते हैं स्वपरागण। तो स्वपरागण अब पुनः दो प्रकार का होता है। अब दोनों प्रकार इसके आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए जिस किसी फ्लावर से परागकण निकला, अगर किसी फ्लावर से परागकण निकला और उसी फ्लावर की वर्तिकाग्र की सतह पे गिर गया, जैसे यहां पे हो रहा है, देखिए यहां पे मान लीजिए ये क्या है, ये है वर्तिकाग्र। ठीक है, ये वर्तिकाग्र है। तो इस फ्लावर से परागकण बाहर निकला और इसी फ्लावर की वर्तिकाग्र पे गिर गया, तो इसे हम बोलते हैं ऑटोगेमी। क्या बोलते हैं इसे, हम क्या बोलते हैं, ऑटोगेमी बोलते हैं। ठीक है, स्वपरागण दो प्रकार का होता है, ऑटोगेमी और जिटेनोगेमी। तो ऑटोगेमी का मतलब है कि जिस पौधे से परागकण निकलेगा उसी पुष्प के वर्तिकाग्र की सतह पे गिर जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए किसी पौधे के अंदर एक पुष्प से परागकण निकला
और उसी पुष्प के उसी पौधे के दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र की सतह पे जाके गिर गया, तो इसे हम बोलेंगे जिटेनोगेमी। जैसे मान लीजिए यहां पे पौधा तो एक ही है, लेकिन एक ही पौधे में इस फ्लावर से परागकण निकल रहे हैं और किसी दूसरे फ्लावर की वर्तिकाग्र की सतह पे जाकर के गिर रहे हैं, तो ये हमारा क्या है भैया, ये हमारा है जिटेनोगेमी। क्या है, ये हमारा है जिटेनोगेमी। ठीक है, जिटेनोगेमी। तो स्वपरागण हमारा दो प्रकार का होता है, ठीक है, ऑटोगेमी और जिटेनोगेमी होता है। तो ऑटोगेमी का मतलब है कि जिस पुष्प से परागकण निकले उसी पुष्प की वर्तिकाग्र की सतह पे गिर जाए, और जिटेनोगेमी का मतलब है कि किसी एक ही पौधे में एक पुष्प से परागकण निकल करके उसी पौधे के दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र की सतह पे जाके गिरे, तो उसे हम क्या बोलते हैं, जिटेनोगेमी बोलते हैं। ठीक है, ये आपका क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं यहां पे स्वपरागण और परपरागण के लिए एक दो इंपॉर्टेंट अनुकूलन है जिसको आपको याद रखना है। अगर स्वपरागण की क्रिया हो रही है तो आपको सिंपल सी बात है क्या याद रखना है कि स्वपरागण की जो प्रक्रिया होती है, सिंपल सी बात है, द्विलिंगी पुष्पों के अंदर होती है। बाइसेक्सुअली जो प्लांट होते हैं, फ्लावर होते हैं, उन्हीं के अंदर स्वपरागण की प्रक्रिया होती है। परपरागण की प्रक्रिया किनके अंदर होगी, जो एक लिंगी फ्लावर होंगे उनके अंदर होगी। अब इसके बाद हम देखते हैं परपरागण हेतु माध्यम। अगर परपरागण की प्रक्रिया हो रही है तो इसके लिए किसी ना किसी हमको माध्यम की आवश्यकता पड़ेगी, किसी ना किसी एजेंट की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे मान लीजिए परपरागण में होता क्या है कि एक पौधे के पुष्प से परागकण निकल करके किसी अन्य पौधे के पुष्प में जाते हैं, तो अपने से तो नहीं चले जाएंगे, किसी ना किसी माध्यम की एजेंट की आवश्यकता पड़ेगी। तो कई सारे एजेंट होते हैं जिनके माध्यम से परागकण जो है एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक पहुंचाए जाते हैं, या एक पौधे से दूसरे पौधे के पुष्प तक पहुंचाए जाते हैं। तो परपरागण के लिए कई सारे माध्यम है। सबसे पहला जो माध्यम है वो है वायु परागण। वायु परागण को हम बोलते हैं एनिमोफिली। क्या बोलते हैं, अगर वायु के द्वारा परागण होता है तो उसको हम बोलते हैं एनिमोफिली। क्या बोलते हैं, एनिमोफिली। ठीक है, एनिमोफिली। तो वायु परागण को हम बोलते हैं एनिमोफिली। अगर वायु एक माध्यम है, वायु के माध्यम से मान लीजिए अगर एक पौधे के पुष्प से परागकण उड़ करके हवा के माध्यम से उड़ करके किसी दूसरे पौधे के पुष्प में जाकर के गिर गए, तो यह माध्यम क्या हो गया, यह माध्यम हो गया वायु। तो वायु परागण हो गया, मतलब जब वायु माध्यम होगी तब जो परागण होगा उसे हम वायु परागण बोलेंगे। वायु परागण कई अलग अलग पौधे के पुष्पों के अंदर देखने को मिलेगा। मक्का हो गया, गन्ना हो गया, बांस, इनके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, जो परागण होगा वो वायु परागण होगा। वायु के माध्यम से ही परागकण आकर के गिरेगा पौधे के पुष्प में। दूसरा है जल परागण, जो कि वेलिसनेरिया और हाइड्रिला के अंदर पाया जाता है। एग्जाम्पल आपको याद रखना है, कई बार आपके एग्जाम में एग्जाम्पल पूछे जाते हैं कि वेलिसनेरिया में किस प्रकार का परागण होता है, तो आपको याद रखना है जल परागण। ठीक है, हाइड्रिला के अंदर भी आपको याद रखना है जल परागण होता है। तो जल परागण को हम बोलते हैं हाइड्रोफिली। अगर आप इंग्लिश में लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं हाइड्रोफिली। ठीक है, अब बात करते हैं जंतु परागण की। तो जंतु कई अलग अलग प्रकार के होते हैं जिनके माध्यम से परागण होता है। तो जंतु में सबसे पहले जो कीट होते हैं, कीटों के द्वारा अगर परागण होता है तो कीटों के द्वारा जो परागण होता है उसको हम बोलते हैं एंटोमोफिली। क्या बोलते हैं, कीटों के द्वारा जो परागण होता है उसको हम बोलते हैं क्या, एंटोमोफिली। एंटोमोफिली। ठीक है, एंटोमोफिली। तो अगर मान लीजिए कीटों के द्वारा परागण होता है तो उसे हम कीट परागण या एंटोमोफिली कहते हैं। ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि कीटों के द्वारा होने वाला परागण क्या कहलाता है, तो एंटोमोफिली कहलाता है। फिर पक्षी परागण क्या कहलाता है, तो पक्षी के द्वारा जो परागण होता है उसे हम पक्षी परागण कहते हैं, या इसको हम बोलते हैं आर्निथोफिली। क्या बोलते हैं, आर्निथोफिली। आर्निथोफिली बोलते हैं। ठीक है, पक्षी के द्वारा अगर परागण होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, आर्निथोफिली बोलते हैं। पक्षी परागण किनके किनके अंदर होता है, देखिए सेमल के प्लांट के अंदर, बबूल के प्लांट के अंदर और बिग्नोनिया प्लांट के अंदर, इन सब के अंदर पक्षी के माध्यम से परागण की प्रक्रिया संपन्न होती है। कीट परागण की एग्जांपल देख सकते हैं, छुई मुई हो गया, आपका बबूल हो गया, बोगेनवेलिया हो गया, तो ये सारे एग्जांपल है। साल्विया भी आपको याद रखना है, साल्विया में कीट परागण होता है। पीपल, बरगद, अंजीर आदि, ये सारे के सारे एग्जांपल हैं जिनके अंदर कीट परागण होता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आया गया कि साल्विया में होने वाला कीट परागण क्या कहलाता है, तो एंटोमोफिली कहलाता है। ठीक है, अगर आपसे पूछ दिया गया साल्विया के पौधे में किस प्रकार का परागण होता है, तो कीट परागण या एंटोमोफिली। चलिए इसके बाद हम देखते हैं मेलेकोफिली। तो मेलेकोफिली परागण की अगर हम बात करते हैं तो आर्किड के पौधे के अंदर आप देखेंगे मेलेकोफिली प्रकार का पॉलिनेशन होगा, जो कि घोंघों के द्वारा होता है। ठीक है, घोंघे आप लोग देखे होंगे, घोंघों के द्वारा जो कि एनिमल्स होता है छोटा सा। ठीक है, तो घोंघों के द्वारा जो है आप देखेंगे जो परागण की प्रक्रिया होती है उसको हम बोलते हैं मेलेकोफिली।
इसके बाद चिरेप्टेरोफिली परागण अगर हम देखें तो ये होता है मुख्य रूप से किसके द्वारा, जब चमगादड़ के द्वारा परागण होता है। किसके द्वारा, चमगादड़ के द्वारा जब परागण होता है, यानी कि बैट के द्वारा, चमगादड़ के द्वारा जब परागण होता है तो इसको हम बोलते हैं चिरेप्टेरोफिली। और इसके एग्जाम्पल आपको याद रखना है, दो इंपोर्टेंट प्लांट है, एक है हमारा कदम्ब का प्लांट, ठीक है, कदम का प्लांट, और एक है हमारा कचनार का प्लांट। किसका, कचनार का पौधा। इन दोनों के अंदर आपको देखने को मिलेगा चमगादड़ के द्वारा जो है परागण होता है। तो ये माध्यम है जिनको आपको याद रखना है, और ये माध्यम किन पौधों के अंदर होते हैं ये भी आपको याद रखना है। स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं, इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। चलिए अब हम लोग थोड़ा स्वपरागण और परपरागण से लाभ हानियां देख लेते हैं, क्योंकि कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। स्वपरागण से अगर हम लाभ की बात करते हैं तो देखिए स्वपरागण से क्या होता है कि पराग कणों की अधिक मात्रा में आवश्यकता नहीं होती है। कम मात्रा में अगर पराग कण है तब भी स्वपरागण की प्रक्रिया हो जाएगी। क्यों, क्योंकि परागण एक ही पौधे के पुष्पों के मध्य होना है, तो ज्यादा पराग कणों की आवश्यकता नहीं होगी। पहला फायदा है। दूसरा फायदा क्या है कि स्वपरागण की क्रिया सहज व सरल होती है। इस प्रक्रिया में बहुत ज्यादा जटिलता नहीं है, आसानी से यह प्रक्रिया संपन्न हो जाती है। तीसरा इंपॉर्टेंट लाभ क्या है कि स्वपरागण से बने जो बीज होते हैं ये शुद्ध नस्ल वाले होते हैं। ठीक है, कैसी नस्ल वाले होते हैं, शुद्ध नस्ल वाले होते हैं। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि पुष्पों को ना तो किसी प्रकार से रंग, ना तो सुगंध और ना ही मकरंद स्राव करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि परागण की प्रक्रिया एक ही पुष्प में हो जाती है, तो पुष्प को सुंदर बनने की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, तो इसके अंदर पुष्पों को ना तो रंग युक्त, ना तो सुगंध युक्त, ना मकरंद स्राव करने की आवश्यकता कुछ भी नहीं होती है। ठीक, तो ये लाभ है स्वपरागण से। स्वपरागण से अगर हम हानियां देखते हैं तो पहली हानि तो यह है कि स्वपरागण से जो बीज बनते हैं ये संख्या में बहुत कम बनते हैं। बीज हल्के भी होते हैं और बीज कैसे होते हैं, साइज में छोटे भी होते हैं। ठीक है, पहली हानि है कि बीज ना तो ज्यादा संख्या में बनेंगे, ना ही बीज भारी बनेंगे, क्योंकि बीज हल्के बनते हैं और बीज छोटे भी बनते हैं, तो ये हानि है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि परागण के बाद उत्पन्न पौधों में अच्छे एवं स्वस्थ पौधे के गुणों का सम्मिश्रण जो है नहीं हो पाता है। अब ये घाटा है भैया। जैसे किसी एनिमल्स का निर्माण होता है, नए एनिमल्स का निर्माण होता है, तो नर और मादा युग्मक दो प्रकार के युग्मक मिलते हैं, तो बच्चे के अंदर दो अलग अलग प्रकार के लक्षण जो है उत्पन्न होने की संभावना रहती है। लेकिन अगर स्वपरागण की प्रक्रिया होगी तो एक ही पौधे के जो परागकण है वो पूरे के पूरे गिरेंगे, यानी नए विकास के नए गुणों के बनने की संभावना खत्म हो जाएगी। इस परागण से उत्पन्न पौधों में केवल एक ही पौधे के गुण होते हैं। हमने पहले ही बताया कि एक ही पौधे के अंदर परागण की क्रिया हो जाएगी, तो जाहिर सी बात है कि पौधे के अंदर केवल एक ही प्रकार के गुण जो है उपस्थित रहेंगे। फिर चौथा नंबर क्या, इस परागण से उत्पन्न जो पौधे होते हैं वो या तो दुर्बल होते हैं, कमजोर होते हैं, वीक होते हैं और अस्वस्थ होते हैं, पूरी तरह से स्वस्थ भी नहीं होते हैं। पांचवा और आखिरी पॉइंट क्या है, पादप विकास की संभावना घटती है। प्लांट डेवलपमेंट की जो विकास की परिघटना है ये कम होती है, विकास नहीं कर पाता पौधा। ठीक है, नए नए गुण उत्पन्न नहीं हो पाते हैं, क्योंकि एक ही पौधे के इसमें परागकण है। ठीक है, तो अलग अलग अगर पौधे के मान लीजिए परागकण आते तो इसके अंदर विकास की संभावना, नए नए गुणों के आने की संभावना बढ़ती, लेकिन यहां पे ऐसा नहीं होता है। तो ये स्वपरागण से और स्वपरागण से लाभ और हानि है, इसको भी आप लोग आसानी से तैयार कर सकते हैं और आप लोग आसानी से इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए अब इसके बाद हम देखते हैं परपरागण से क्या क्या लाभ हानि है। तो परपरागण से पहला लाभ क्या है कि परपरागण से आप देखेंगे नई जातियों का निर्माण होता है। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नई जातियों का निर्माण होगा, तो ये तो प्रॉफिट वाली बात है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि परपरागण से उत्पन्न जो भी बीज होते हैं ये सुंदर होते हैं, मजबूत होते हैं और साथ ही साथ स्वस्थ होते हैं, तो ये भी अच्छी बात है, प्रॉफिट वाली बात है। बीज संख्या में अधिक बनते हैं, ठीक है, इसमें फल भी अधिक बनते हैं, यानी दो डबल फायदा है। परपरागण की प्रक्रिया अगर होगी तो कई सारे फायदे हैं भैया, बीज भी अधिक बनेंगे, फल भी अधिक बनेंगे, ठीक है, और पौधे स्वस्थ भी बनेंगे, सुंदर भी बनेंगे और मजबूत भी बनेंगे। अब इससे बढ़ के फायदा क्या चाहिए भैया हमको। फिर विकास एवं अनुकूलन की संभावना बढ़ती है, नए नए गुणों का प्रादुर्भाव होगा, विकास की संभावना बढ़ेगी। फिर इसके बाद आप परपरागण से अगर आप लोग हानियां देखेंगे तो हानियां क्या है। पहली हानि तो यही है कि इसके लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, इसके लिए आपको याद रखना है माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। क्यों, क्योंकि जब तक कोई माध्यम नहीं होगा, चाहे वायु माध्यम हो या जल माध्यम हो सकता है या कोई जंतु माध्यम हो सकते हैं, जब तक माध्यम नहीं रहेंगे तब तक परागकण जो है एक पौधे से दूसरे पौधे के पुष्पों तक नहीं पहुंच पाएंगे। यानी पहली हानि यह है कि बिना माध्यम के यह प्रक्रिया संपन्न नहीं हो सकती है। तो इस परागण की प्रक्रिया के लिए माध्यमों की आवश्यकता पड़ती है, जैसे वायु, जल व पौधे आदि निम्न चीजों पर निर्भर रहते हैं माध्यम के लिए।
फिर दूसरा इंपॉर्टेंट यहां पे डिसएडवांटेज क्या है कि इसके लिए अधिक परागकणों की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, ये जाहिर सी बात है कि पर परागण की प्रक्रिया अगर होगी तो अधिक परागकणों की आवश्यकता पड़ेगी। क्यों पड़ेगी? क्योंकि भैया एक पुष्प के परागकण जब निकल करके दूसरे पौधे के पुष्प में जाएंगे तो कुछ मात्रा में तो गिर जाएंगे, नुकसान हो जाएगा। ठीक है, तो अधिक मात्रा में परागकण जो है बनाने जरूरी होंगे। फिर इसके बाद देखेंगे आप लोग कि इस परागण से पौधे की जो शुद्धता होती है ये पूर्ण रूप से क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। ठीक है, और आखिरी पॉइंट क्या है कि अगर कोई पुष्प है तो इसको आकर्षक बनने के लिए पुष्प को आकर्षक होना जरूरी है। ताकि ठीक है, पुष्प को मकरंद स्राव करने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि कीट इनकी ओर आकर्षित हो सके और हमारी जो प्रक्रिया है पर परागण की ये संपन्न हो सके। तो पर परागण से लाभ और हानि दोनों आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आपके एग्जाम में स्वपरागण और पर परागण से आप लोग देखेंगे, स्वपरागण और पर परागण से लाभ हानि भी पूछी जाती है। ठीक है, तो स्वपरागण और पर परागण से लाभ हानि तो आपने देख लिया। अब अगर आपसे एग्जाम में अंतर या डिफरेंस पूछता है तो आप लोग 3 से 4 डिफरेंस आसानी से लिख सकते हैं। पहला डिफरेंस आपको क्या लिखना है वो मैं आपको बता रहा हूं। स्वपरागण की अगर हम बात करेंगे तो स्वपरागण में आप लिखेंगे कि स्वपरागण की क्रिया एक ही पौधे के पुष्पों के मध्य होती है, और पर परागण साइड आप लिखेंगे कि पर परागण की क्रिया 2 अलग अलग पौधे के पुष्पों के मध्य होती है। दूसरा पॉइंट आप क्या लिखेंगे कि स्वपरागण में कम परागकणों की आवश्यकता पड़ती है और पर परागण की क्रिया में अधिक परागकणों की आवश्यकता पड़ती है। तीसरा अंतर आपको लिखना है कि स्वपरागण की प्रक्रिया जो होती है इसमें ना तो पुष्प को सुगंधित होना जरूरी है, ना तो आकर्षक होना, ना तो मकरंद युक्त होना आवश्यक नहीं है पुष्प को। लेकिन पर परागण के लिए आप क्या लिखेंगे कि पर परागण की क्रिया के लिए पुष्पों का आकर्षक होना, मकरंद युक्त होना यह आवश्यक है। चौथा और आखिरी अंतर क्या लिख देंगे कि स्वपरागण की क्रिया में माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है, जबकि पर परागण की प्रक्रिया के लिए माध्यम की आवश्यकता, एजेंट की आवश्यकता होती है। दैट्स इट, आपका 4 इंपॉर्टेंट डिफरेंस क्लियर हो गया। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं, हमारा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है द्विनिषेचन व त्रिसंलयन। बोर्ड एग्जाम में हर बार लगभग आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो द्विनिषेचन यानी कि डबल फर्टिलाइजेशन और त्रिसंलयन यानी कि ट्रिपल फिजन क्या होता है। द्विनिषेचन की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले तो आपको 3-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट द्विनिषेचन से संबंधित याद रखना है। पहली चीज क्या है कि द्विनिषेचन की प्रक्रिया केवल और केवल आवृत्तबीजी पौधों के अंदर पाई जाती है, यानी यह आवृत्तबीजी पादपों का एक विशेष गुण होता है। ठीक है, पहली चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। दूसरी चीज क्या है कि द्विनिषेचन की खोज किसने की, ये क्वेश्चन भी कई बार आता है आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। तो द्विनिषेचन की खोज किसने की थी? एस.जी. नवास्टिन ने की थी। किसने की थी? एस.जी. नवास्टिन ने। द्विनिषेचन की खोज किसने की? तो एस.जी. नवास्टिन ने की थी। द्विनिषेचन किसके अंदर पाई जाती है? तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट के अंदर, यानी आवृत्तबीजी पादपों के अंदर। किसके अंदर? केवल और केवल आवृत्तबीजी पादपों के अंदर ही द्विनिषेचन की प्रक्रिया होगी। ठीक है, तो यह चीज भी आपको ध्यान में रखना है। और द्विनिषेचन की जो प्रक्रिया होती है इसकी खोज सबसे पहले किस पौधे में की गई थी अगर आपसे ये पूछ लिया जाए तो 2 प्लांट है। एक है हमारा फ्रिटिलेरिया प्लांट होता है, ठीक है, और दूसरा है हमारा लिलियम प्लांट। तो पहला है लिलियम प्लांट और दूसरा है फ्रिटिलेरिया। इन्हीं दोनों प्लांट के अंदर सबसे पहले एस.जी. नवास्टिन के द्वारा सन 1998 में डबल फर्टिलाइजेशन की खोज जो है की गई थी। तो द्विनिषेचन की खोज जो है 1998 में की गई, किसके द्वारा? नवास्टिन के द्वारा। और यह आवृत्तबीजी पादपों का महत्वपूर्ण लक्षण होता है। द्विनिषेचन की प्रक्रिया बहुत ही सिंपल है। आपको यह पता होना चाहिए कि जब परागकण जो है वर्तिकाग्र की सतह पर जाकर के गिरते हैं तो वहां पे परागकण अंकुरित होने के पश्चात 2 नर युग्मक का निर्माण करते हैं और साथ ही साथ इस प्रकार से पराग नलिका जो है डेवलप हो जाती है। क्या हो जाती है? पराग नलिका डेवलप हो जाती है। और इस पराग नलिका के अंदर दोनों केंद्रक जो है पराग नलिका से होते हुए धीरे धीरे कहां पहुंचते हैं? ये धीरे धीरे आते हैं बीजांड के अंदर। ठीक है, और जब ये बीजांड के अंदर आएंगे ना तो बीजांड के अंदर एक संरचना होती है जिसको हम बोलते हैं भ्रूण कोश, यानी कि एम्ब्रियो सैक। क्या होती है? एक संरचना होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? भ्रूण कोश। ठीक है, देखिए तो हमने क्या कहा कि इस प्रकार से एक संरचना होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं भ्रूण कोश। ठीक, ये एक संरचना होती है जिसको हम बोलते हैं क्या? भ्रूण कोश। ठीक, तो ये हमारे पास क्या है? एक संरचना जिसको हमने क्या बोल दिया? भ्रूण कोश। अब इस भ्रूण कोश की संरचना में आप क्या देखेंगे
कि भ्रूण कोश की संरचना में हमको क्या दिखाई देगा, इस प्रकार से यहां पे द्वितीयक केंद्रक होता है। क्या होता है यहां पे ध्रुव केंद्रक होता है, जिसको हमने आपको बताया था कि हम इसे द्वितीयक केंद्रक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्वितीयक केंद्रक भी बोलते हैं। पूरा द्विनिषेचन और त्रिसंलयन आपको एकदम आसान भाषा में समझनी है। यह द्वितीयक केंद्रक होता है, यानी ध्रुव केंद्रक भ्रूण कोश के अंदर। और फिर इस भ्रूण कोश के अंदर आपको इस प्रकार से हमने एक बड़ी कोशिका दिखाई थी, जिसको हम बोलते थे अंड कोशिका। क्या बोलते थे? ये वाली जो कोशिका होती थी इसको हम बोलते थे अंड कोशिका, यानी कि एग सेल बोलते थे इसको। ठीक है, तो ये अंड कोशिका हो गई। और इसके बाहर यहां पे दो कोशिकाएं होती थी, सहायक कोशिका, और ऊपर साइड यहां पे तीन कोशिकाएं होती थी, जिनको हम बोलते थे एंटीपोडल सेल। ठीक, अब देखिए, अब मान लीजिए यहां पे क्या हुआ है। अब यहां पे आप पूरा का पूरा समझेंगे आसानी से कि यहां पे मान लीजिए क्या है, ये वर्तिकाग्र की सतह है। यहां पे हमारा परागकण क्या हुआ? अंकुरित हुआ। तो इस प्रकार से दो नर युग्मक का निर्माण होगा, और इस प्रकार से पराग नलिका भी क्या हो जाएगी? डेवलप हो जाएगी। ठीक है, पराग नलिका। और इन्हीं पराग नलिका के माध्यम से होते हुए ये दोनों नर युग्मक आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो बीजांड के अंदर प्रवेश करेंगे, और बीजांड के अंदर फिर क्या होता है? भ्रूण कोश होता है। तो बीजांड के अंदर ये दोनों नर युग्मक यहां पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो ये दोनों नर युग्मक में से आप देखेंगे कि दो नर युग्मक है। ठीक, तो इसमें से जो पहला नर युग्मक है ये वाला, ये पहला नर युग्मक जाकर के क्रिया करेगा, यहां पे पहुंचेगा। पहला नर युग्मक कहां पे पहुंचेगा जाकर के? जब भ्रूण कोश के अंदर जाएगा तो पहला नर युग्मक जो है ये अंड कोशिका से जाकर के क्या करेगा? क्रिया करेगा। ये अंड कोशिका का केंद्रक है और ये हमारा नर युग्मक। तो जब अंड कोशिका और पहला नर युग्मक आपस में मिलेंगे तो इस क्रिया को हम बोलेंगे ट्रू फर्टिलाइजेशन, यानी कि सत्य निषेचन। क्या बोलेंगे? ट्रू फर्टिलाइजेशन, यानी कि सत्य निषेचन। तो सिंपल सी बात है कि अगर हम बात करें यहां पे थोड़ा सा, तो आपको क्या समझना है कि जो पहला नर युग्मक है, परागण के बाद आपने देखा कि दो नर युग्मक का निर्माण हुआ, तो जो पहला नर युग्मक होता है, ठीक है, ये पहला नर युग्मक, ये पहला नर युग्मक क्रिया करेगा किसके साथ? अंड कोशिका के साथ। किसके साथ? पहला नर युग्मक जो है अंड कोशिका के साथ क्रिया करता है। क्या करता है? अंड कोशिका के साथ क्रिया करता है। और अंड कोशिका के साथ क्रिया करेगा तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं ट्रू फर्टिलाइजेशन। ठीक है, यानी इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं सत्य निषेचन। क्या बोलते हैं? इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं सत्य निषेचन। ठीक है, सत्य निषेचन। और जैसे ही ट्रू फर्टिलाइजेशन होगा तो आपको पता है नर युग्मक भी कैसा होता है? हेप्लॉइड होता है, यानी कि अगुणित होता है। और अंड कोशिका के अंदर का केंद्रक भी हेप्लॉइड होता है। तो ये जब दोनों मिलेंगे तो क्या बनेगा? एक डिप्लॉइड संरचना बनेगी, और इस डिप्लॉइड संरचना को हम क्या बोलेंगे? जाइगोट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इस डिप्लॉइड संरचना को हम बोलते हैं जाइगोट। और यही जाइगोट जो है आगे चल के किसका निर्माण करेगा? भ्रूण का निर्माण करेगा, यानी कि एम्ब्रियो का निर्माण करेगा। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं, हमारा जो पहला नर युग्मक था, पहले नर युग्मक ने तो किसके साथ क्रिया कर लिया? जो भ्रूण कोश के अंदर अंड कोशिका थी उसके साथ क्रिया कर लिया। अब जो दूसरा नर युग्मक बना है, ये दूसरा नर युग्मक कहां जाएगा? तो ये जो दूसरा नर युग्मक है ना, ये जो दूसरा नर युग्मक है, ये दूसरा नर युग्मक जो है ये किसके साथ क्रिया करेगा? जो दूसरा नर युग्मक है ये क्रिया करेगा किसके साथ? द्वितीयक केंद्रक के साथ। किसके साथ? ये द्वितीयक केंद्रक के साथ क्रिया करेगा। तो दूसरा नर युग्मक जो है द्वितीयक केंद्रक के साथ क्रिया करता है और एक त्रिगुणित संरचना का निर्माण करता है। कैसी? एक त्रिगुणित संरचना का निर्माण करता है। त्रिगुणित यानी कि ट्रिप्लॉइड संरचना का निर्माण करता है, जिसको हम बोलते हैं प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक। क्या बोलते हैं? प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक। प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक। ठीक है, इसको हम शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? प्राथमिक प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। इसको हम शॉर्टकट में बोलते हैं पेन, यानी प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो आपको यह समझ में आ गया कि जो दो नर युग्मक का निर्माण होता है, परागण के द्वारा दो नर युग्मक का निर्माण हुआ, और दोनों नर युग्मक जो है पराग नलिका के माध्यम से कहां आएंगे? भ्रूण कोश के अंदर। तो जैसे ही भ्रूण कोश के अंदर आएंगे, उसमें से जो पहला नर युग्मक होगा, आगे वाला जो नर युग्मक होगा वो पहला नर युग्मक जो है अंड कोशिका के साथ क्रिया करेगा। तो पहला नर युग्मक भी अगुणित है और अंड कोशिका भी अगुणित है। जो दोनों जब आपस में मिले तो एक द्विगुणित संरचना का निर्माण किया, जिसको हम बोलते हैं जाइगोट, यानी कि युग्मनज। और इस क्रिया को हमने बोल दिया सत्य निषेचन, यानी कि ट्रू फर्टिलाइजेशन बोल दिया। या इसको आप क्या बोल सकते हैं? सिनगैमी भी बोल सकते हैं। ठीक है ना, सिनगैमी। ठीक है, तो सिनगैमी हो गई, यानी कि सत्य निषेचन हो गया। यहाँ पे अंड कोशिका मिल गई और नर युग्मक मिल गया, जिससे के द्वारा क्या बन गया? जाइगोट बन गया। और जाइगोट आगे चल के किसे बदल जाता है? भ्रूण में बदल जाता है। उसी प्रकार से जो हमारा दूसरा नर युग्मक था, दूसरा नर युग्मक जो आया था पराग नलिका के माध्यम से, वो दूसरा नर युग्मक कहां गया?
वो दूसरा नरयुग्मक भी आ गया किसके पास, इस द्वितीयक केंद्रक के पास आ गया। तो द्वितीयक केंद्रक में दो केंद्रक ऑलरेडी यहां पे है और एक केंद्रक आ गया किसका, द्वितीयक केंद्रक। तो एक केंद्रक हो गया द्वितीयक केंद्रक का, सॉरी द्वितीयक केंद्रक के दो केंद्रक और दूसरे नरयुग्मक का एक केंद्रक, मतलब एक ट्रिप्लॉइड संरचना बन गई। तो देखिए ये जो दूसरा नरयुग्मक आया ना, ये जो दूसरा वाला नरयुग्मक है, ये दूसरा नरयुग्मक जो है, ये दूसरा नरयुग्मक जब भ्रूण कोश के अंदर पहुंचा तो ये यहां पे पहुंचा, कहां पहुंचा, ये पहुंच गया कहां पे भैया, द्वितीयक केंद्रक के पास। और इस प्रकार से द्वितीयक केंद्रक के साथ मिल गया। ये दूसरा नरयुग्मक जब मिल गया इस द्वितीयक केंद्रक से तो एक त्रिगुणित संरचना बन गई यहां पे, ये ट्रिप्लॉइड संरचना बन गई, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, यानी कि प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक। ठीक है, अब द्विनिषेचन की प्रक्रिया के बाद होगा क्या, द्विनिषेचन की प्रक्रिया के बाद आप देखेंगे बहुत सारी संरचनाएं चेंज हो जाएगी। एक चीज आपको छूट गई, उसको आपको बताना यहां पे कि त्रिसंलयन क्या है। जब दूसरा नरयुग्मक द्वितीयक केंद्रक के साथ मिलता है और एक त्रिगुणित संरचना का निर्माण करता है, जिसको हम बोलते हैं प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक, तब इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं क्या, त्रिसंलयन। क्या बोलते हैं, यही प्रक्रिया है आपकी त्रिसंलयन या ट्रिपल फिजन। इसी को हम बोलते हैं त्रिसंलयन या ट्रिपल फिजन। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं ट्रिपल फिजन। ठीक है, ट्रिपल फिजन। ठीक है, तो ट्रिपल फिजन का मतलब क्या है, त्रिसंलयन। त्रिसंलयन का मतलब क्या है कि एक त्रिगुणित संरचना बनती है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं त्रिसंलयन। ठीक है, तो दूसरा नरयुग्मक जो है जब द्वितीयक केंद्रक के साथ क्रिया करता है तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं त्रिसंलयन, और त्रिसंलयन के परिणाम स्वरूप ये एक त्रिगुणित संरचना का निर्माण करते हैं, जिसको हम बोलते हैं प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक। ठीक, और ये प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक जो है आप देखेंगे यही आगे चल के किसका निर्माण करता है, यही भ्रूणपोष का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, ये आगे चल के निर्माण करेगा भ्रूणपोष का। ठीक है, भ्रूणपोष का यानी कि एंडोस्पर्म का। किसका निर्माण करेगा, एंडोस्पर्म का। ठीक है, एंडोस्पर्म का। और यही एंडोस्पर्म जो है विकसित हो रहे भ्रूण को क्या करता है, पोषण देने का काम करता है। ठीक है, तो दोनों चीजें आपको याद रखना है। यही पूरी मिला करके जो आपकी प्रक्रिया है ना, ये जो पूरी की पूरी प्रक्रिया है, इसी को हम बोलते हैं क्या, डबल फर्टिलाइजेशन। इसी को हम बोलते हैं द्विनिषेचन। द्विनिषेचन का मतलब आपको समझ में आ गया कि टोटल 2 बार निषेचन होगा। पहला निषेचन जो होगा सत्य निषेचन होगा, जिसमें पहला नरयुग्मक और अंड कोशिका मिलेगी और जाइगोट बनेगा, ये हमारा सत्य निषेचन है। और फिर जब दूसरी बार निषेचन होगा किसके किसके मध्य होगा, दूसरे नरयुग्मक और द्वितीयक केंद्रक के मध्य होगा, जिसमें कि त्रिसंलयन होगा और फिर एक त्रिगुणित संरचना बनेगी, जिसको हम बोलते हैं प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आवृत्तबीजी पादपों का एक विचित्र लक्षण होता है। बाकी ये प्रक्रिया किसी भी प्लांट के अंदर नहीं होगी, केवल और केवल आवृत्तबीजियों के अंदर ही होगी। क्या होता है, किसी भी आवृत्तबीजी पौधे के अंदर 2 बार निषेचन होता है। ठीक है, इसीलिए इसको हम डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। और अगर त्रिसंलयन पूछे तो आपको क्या बताना है कि जब दूसरा नरयुग्मक जो है द्वितीयक केंद्रक के साथ क्रिया करता है और एक त्रिगुणित संरचना का निर्माण करता है, इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं त्रिसंलयन। ठीक है, तो इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहें तो ले सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे देखिए, यहां पे पहला नरयुग्मक मिला किसके साथ, अंड कोशिका के साथ। तो यहां पे जो संरचना बनी है, यहां पे बन जाएगा आपका जाइगोट। ठीक है, जाइगोट बन जाएगा आपका, और फिर जाइगोट से यहां पे क्या बनने लगेगा, भ्रूण बन जाएगा। और ये प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक जो है किसमें बदल जाएगा, भ्रूणपोष में बदल जाएगा। और द्विनिषेचन के बाद आपको याद रखना है, ये प्रतिमुखी कोशिकाएं क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। ये जो सिनर्गिड सेल होती है, ये भी क्या हो जाती है, जो सहाय कोशिका होती है, ये भी क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। द्विनिषेचन के पश्चात आप देखेंगे कि किसी भी भ्रूण कोश की संरचना के अंदर यहां पे केवल आपको भ्रूण दिखाई देगा, भ्रूण बनेगा और भ्रूणपोष। और यही भ्रूणपोष जो है इस भ्रूण को क्या करेगा, पोषण देने का काम करेगा। ठीक है, तो द्विनिषेचन के बाद यहां पे केवल भ्रूण बन जाएगा, भ्रूण बनेगा, और यहां पे क्या बनेगा भैया, भ्रूणपोष। और यही भ्रूणपोष जो है इस भ्रूण को पोषण प्रदान करने में हेल्प करेगा। अगर कोई आपसे पूछे कि द्विनिषेचन की प्रक्रिया में कुल कितने केंद्रक भाग लेते हैं, तो टोटल 5 केंद्रक जो है द्विनिषेचन की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। ठीक है, कौन कौन से 5 केंद्रक, तो 2 केंद्रक हो गए द्वितीयक केंद्रक, एक हो गया दूसरा नरयुग्मक। तो त्रिसंलयन की प्रक्रिया में 3 केंद्रक भाग ले लिए और 2 केंद्रक भाग ले लिए निषेचन की प्रक्रिया में, तो 3 2 5 केंद्रक भाग लेते हैं टोटल डबल फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया के अंदर। तो द्विनिषेचन आपको समझ में आ गया होगा, आवृत्तबीजियों में पाए जाने वाले एक विशेष प्रकार का निषेचन है, जिसके माध्यम से आप देखेंगे कि पहले सत्य निषेचन होगा, यानी कि पहला नरयुग्मक जो है अंड कोशिका के साथ मिलेगा और जाइगोट बनाएगा, और दूसरी प्रक्रिया जो होगी उसमें दूसरा नरयुग्मक जो है
वो द्वितीयक केंद्रक के साथ सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ जब मिलेगा तो एक त्रिगुणित संरचना का निर्माण करता है, जिसको हम बोलते हैं क्या, जिसको हम बोलते हैं प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक। और ये प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बाद में भ्रूणपोष में बदल जाता है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें ये आपको याद रखनी है। तो ये हमारा हो गया क्या, डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, डबल फर्टिलाइजेशन के अंदर हमने क्या देखा कि दो नर युग्मक आए थे पराग नलिका के माध्यम से, और दोनों नर युग्मक में से एक नर युग्मक जो है यहां पे क्रिया कर लिया अंडकोश के साथ, और जो दूसरा नर युग्मक, ये वाला जो दूसरा नर युग्मक है, ये इन द्वितीयक केंद्रकों के साथ क्या कर लिया, संयोजन कर लिया। ठीक है, और इस प्रकार से एंडोस्पर्म का निर्माण हो जाएगा और जाइगोट का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, तो हमने यहां पे क्या बताया, यहां पे सत्य निषेचन हो गया, तो यहां पे भैया नर युग्मक और अंडकोश का मिले तो निषेचन हो गया, निषेचन के बाद जाइगोट बन गया। और यहां पे क्या हुआ, द्वितीयक केंद्रक के साथ भैया मिल गया हमारा क्या, दूसरा नर युग्मक, तो प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बन जाएगा, जो कि बदल जाएगा किसमें, एंडोस्पर्म में, यानी कि भ्रूणपोष में बदल जाएगा। ठीक है, भ्रूणपोष में बदल जाएगा। तो ये आप पूरी की पूरी प्रक्रिया देख सकते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया है। ठीक है, तो इसका आप लोग आसानी से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, इसके बाद आपको यहां पे थोड़ा सा समझना है क्या, कुछ छोटे छोटे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है, बहुभ्रूणता क्या होती है। अगर आपसे पूछे पॉली एम्ब्रियोनी क्या है, तो पॉली एम्ब्रियोनी का मतलब क्या है। अगर हमारे पास कोई एक बीज है, क्या है, एक बीज है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, सीड, ये हमारे पास है सीड, और इस सीड से, इस बीज से अगर मान लीजिए इस बीज से अगर कई भ्रूण बन जाएं, कितने, कई सारे भ्रूण का क्या हो जाए, अगर डेवलपमेंट या निर्माण हो जाए, तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे, इस प्रक्रिया को हम बोलेंगे बहुभ्रूणता। मतलब बहुत सारे भ्रूण बनने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी, बहुभ्रूणता। लेकिन ये बहुत सारे भ्रूण बनेंगे किसमें से, तो केवल एक ही बीज से। तो अगर एक ही बीज से एक से अधिक यानी कि कई सारे अगर भ्रूण बन जाते हैं तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं बहुभ्रूणता। ठीक है, तो बहुभ्रूणता की प्रक्रिया जो है कई सारे प्लांट के अंदर देखने को मिलती है। जैसे इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल क्या है, जब आप नींबू का पौधा देखेंगे, नींबू के पौधे के अंदर आपको बहुभ्रूणता देखने को मिलेगी। ठीक, इसके अलावा आप देखेंगे जो कोनीफर्स होते हैं, कोनीफर्स मतलब होता है शंकुरूपी पादप, इन शंकुरूपी पादपों के अंदर भी बहुभ्रूणता देखने को मिलती है। इसके अलावा धान व गेहूं सबसे बड़ी एग्जांपल है, धान व गेहूं, इनके अंदर भी बहुभ्रूणता देखने को मिलती है। ठीक है, इसके बाद आपको याद रखना है कि बहुभ्रूणता की प्रक्रिया उत्पन्न कब होती है। मतलब ऐसा क्या है कि बहुत सारे भ्रूण डेवलप हो जाते हैं एक ही बीज से, कुछ ना कुछ तो कारण होगा, तभी तो एक बीज से इतने अधिक भ्रूण जो है डेवलप हो जाते हैं। यानी सिंपल सी बात है भैया यहां पे कि हमारे पास मान लीजिए क्या है, हमारे पास एक बीज है और उस बीज से बहुत अधिक भ्रूण जो है डेवलप हो गए, तो उसका कुछ ना कुछ कारण तो होगा। तो बहुभ्रूणता तो हमने देख लिया कि एक बीज से अगर एक से अधिक भ्रूण बन जाते हैं तो यह प्रक्रिया क्या है, बहुभ्रूणता है। लेकिन यह स्थिति कब उत्पन्न होती है, तो बहुभ्रूणता की स्थिति आपको याद रखना है कब उत्पन्न होती है, जब मान लीजिए जाइगोट बना और जाइगोट अगर विभाजित हो गया, तो जाइगोट के विभाजित हो जाने के पश्चात जाइगोट जितने भागों में अगर मान लीजिए किसी कारणवश विभाजित हो गया, तो सभी जाइगोट के जो पार्ट या भाग हैं ये भ्रूण का निर्माण कर देंगे। लेकिन मान लीजिए ऐसा भी हो सकता है कि अगर बीजांड के अंदर बहुत सारे भ्रूण कोष जो है डेवलप हो जाएं और सभी के सभी भ्रूण कोष के अंदर जितने भी मादा युग्मक हैं सभी के सभी क्या हो जाएं, निषेचित हो जाएं, तब भी क्या होगा, तब भी बहुत सारे भ्रूण जो है डेवलप हो जाएंगे। तो सीधी सी बात है कि जब बीजांड में आप देखेंगे एक से अधिक अंड या भ्रूण कोष बन जाते हैं तथा सभी के सभी जो अंड बने हैं ये क्या हो जाएं, निषेचित हो जाएं, या कि जाइगोट जो बना है वही क्या हो जाए, विभाजित हो जाए, तब ऐसी स्थिति में बहुभ्रूणता जो है उत्पन्न होती है। तो आपको बहुभ्रूणता जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है कि बहुभ्रूणता में एक ही बीज से बहुत सारे भ्रूण जो है डेवलप हो जाते हैं। बहुभ्रूणता की एग्जाम्पल आपको याद रखना है, 2-3 एग्जाम्पल तैयार कर लेना है। बहुभ्रूणता क्यों उत्पन्न होता है ये कारण भी आपको तैयार कर लेना। तो स्क्रीनशॉट भी अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो आप लोग ले सकते हैं आसानी से। अब हम बात करते हैं अपबीजाणुता क्या होती है। ठीक है, तो अपबीजाणुता को आपको एक एग्जाम्पल सहित एक्सप्लेन करना है। मान लीजिए हमारे पास क्या है, एक द्विगुणित बीजांड का है। किसी भी बीजांड की संरचना के अंदर हमने आपको क्या बताया था कि ये बीजांड की मान लीजिए संरचना है और इस बीजांड की संरचना के अंदर यहां पे जो है आपको क्या दिखाई दिया था,
बीजांड की संरचना में हमको यहां पे कुछ इस प्रकार से बीजांडकाई ऊतक दिखाई दिए थे, ठीक है, न्यूसेलस दिखाई दिया था। तो मान लीजिए कोई द्विगुणित हमारे पास बीजांडकाय है। अब इस द्विगुणित बीजांडकाय से किसी द्विगुणित भ्रूण का निर्माण हो जाए, ठीक है, किसी द्विगुणित भ्रूण कोष का निर्माण हो जाए, तो यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? अपबीजाणुता कहलाती है, ठीक है। तो हमारे पास मान लीजिए क्या है, ये हमारे पास बीजांड की संरचना, इसमें यहां पे होते हैं बीजांडकाय। तो इस बीजांडकाय की कोशिका के द्वारा, ये बीजांडकाय कोशिका के द्वारा अगर किसी डिप्लॉइड, किसी द्विगुणित डिप्लॉइड, किसी डिप्लॉइड भ्रूण कोष, ठीक है, किसी डिप्लॉइड भ्रूण कोष यानी कि डिप्लॉइड भ्रूण कोष यानी कि डिप्लॉइड एम्ब्रियोसाइक का अगर निर्माण हो जाता है तो यह प्रक्रिया कहलाती है अपबीजाणुता। एग्जाम्पल आपको याद रखना है, आम और संतरा, इनके अंदर जो है अपबीजाणुता की क्रिया जो है स्पष्ट रूप से देखने को मिलती है। तो अपबीजाणुता का मतलब है कि किसी डिप्लॉइड न्यूसेलस से यानी किसी द्विगुणित बीजांडकाय से अगर किसी द्विगुणित भ्रूण कोष का निर्माण हो जाता है तो इसको हम बोलते हैं अपबीजाणुता। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि एक आवृत्तबीजी पादपों के उन अंगों का नाम बताना है जहां नर एवं मादा युग्मकोद्भिद का विकास होता है। तो हमने आपको पहले ही बताया कि नर युग्मकोद्भिद का निर्माण कहां होता है? पराग कोष में होता है, ठीक है, पराग कोष के अंदर होता है, पराग कण के रूप में होता है। वही मादा युग्मकोद्भिद का जो विकास होता है वो कहां होता है? स्त्री केसर के अंदर होता है। कहां होता है? जो अंडाशय के अंदर बीजांड होता है, बीजांड के अंदर होता है, ठीक है। और किसके रूप में होता है? भ्रूण कोष के रूप में होता है। तो आपका नर युग्मकोद्भिद कहलाता है क्या? नर युग्मकोद्भिद आपका कहलाता है पराग कण, और मादा युग्मकोद्भिद आपका क्या कहलाता है? भ्रूण कोष। तो भ्रूण कोष का निर्माण किसके अंदर होगा? बीजांड के अंदर होगा, और पराग कण का निर्माण जो है पराग कोष के अंदर होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो गया। स्क्रीनशॉट आप लेना चाहें तो आप जल्दी से ले सकते हैं। इसके बाद है अनिषेक जनन क्या होता है, यानी कि पार्थिनोजेनेसिस क्या होती है। पार्थिनोजेनेसिस का मतलब क्या होता है? आमतौर पे आप देखे हैं कि निषेचन के बाद दो परिवर्तन होंगे इंपॉर्टेंट रूप से। निषेचन के बाद जो हमारा अंडाशय होता है ये बदल जाता है किसमें? फल में। और निषेचन के बाद जो हमारा बीजांड होता है वो बदल जाता है किसमें? बीज में। दोनों चीज याद रखनी, एग्जाम में आने की पूरी की पूरी संभावना होती है, ठीक है। तो निषेचन के बाद अंडाशय से फल बन जाता है, बीजांड से बीज बन जाता है। अंडाशय की जो भित्ति होती है इसमें से फल भित्ति का निर्माण हो जाता है, ठीक है। तो निषेचन के बाद ये सब प्रक्रियाएं होती है। लेकिन अगर निषेचन के बिना ही, मान लीजिए बिना निषेचन के ही क्या हो जाए, अगर बिना निषेचन के ही हमारा जो अंड है या कि जो हमारा मादा युग्मक है ये भ्रूण में बदल जाए, बिना निषेचन के ही, अगर निषेचन ना हो उसके बाद भी जो हमारी अंड कोशिका होती है या जो मादा युग्मक है ये अगर भ्रूण में बदल जाता है तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? अनिषेक जनन बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? इस प्रक्रिया को हम अनिषेक जनन बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रक्रिया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर में आता है लेकिन इंपॉर्टेंट है। तो अनिषेक जनन का मतलब क्या है? अनिषेक मतलब बिना निषेचन के। तो बिना निषेचन के अगर अंड कोशिका या मादा युग्मक जो है भ्रूण में बदल जाता है तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? अनिषेक जनन या पार्थिनोजेनेसिस बोलते हैं। कभी कभी हो सकता है आपके एग्जाम में अनिषेक जनन ना दे करके इंग्लिश में आपसे पूछ दे, क्या पूछ दे आपसे कि पार्थिनोजेनेसिस क्या होता है, ठीक है। पार्थिनोजेनेसिस क्या होता है? तो पार्थिनोजेनेसिस आपको याद रखना क्या है कि अगर मान लीजिए बिना निषेचन के जो हमारी एग सेल है या जो हमारा फीमेल गैमीट है यानी कि मादा युग्मक है ये एम्ब्रियो या भ्रूण में डेवलप हो जाता है तो इसे हम बोलते हैं पार्थिनोजेनेसिस। अब इसके बाद एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपस्थानिक भ्रूणता क्या होती है? तो अपस्थानिक भ्रूणता का मतलब क्या है? देखिए कभी कभी क्या होता है कि कुछ पादपों का जो भ्रूण होता है, ठीक है, कुछ पादपों का जो भ्रूण है वो सीधे बीजांड अथवा अध्यवरण की कोशिका से उत्पन्न होता है। कहां से उत्पन्न होता है? कभी कभी कुछ पौधों का जो भ्रूण होता है वो कहां से उत्पन्न हो जाता है? या तो बीजांड की अध्यवरण की कोशिका से उत्पन्न हो जाता है, ठीक है, बीजांड या कि अध्यवरण की कोशिकाओं से ही डायरेक्ट उत्पन्न हो जाता है। तो बीजांड की अगर मान लीजिए कोई कोशिका है तो बीजांड या अध्यवरण की कोई कोशिका है, इनसे अगर मान लीजिए निर्माण हो जाता है किसका? इनसे निर्माण हो जाता है अगर कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है, ठीक है। तो सीधी सी बात है कि जो भ्रूण का निर्माण होता है, अगर भ्रूण का निर्माण कुछ पौधों के अंदर आप देखेंगे जैसे नींबू का जो प्लांट होता है, नींबू के प्लांट में आपको क्या देखने को मिलेगा कि इनमें जो भ्रूण का निर्माण होता है, जो एम्ब्रियो डेवलप होता है वो सीधे या तो बीजांडकाय की कोशिका से या तो अध्यवरण की कोशिका से उत्पन्न हो जाता है। तो अगर बीजांडकाय या अध्यवरण की कोशिकाओं से
अगर भ्रूण का निर्माण हो जाता है तो इसे हम बोलते हैं क्या, अपस्थानिक भ्रूणता, या इसको हम एडवेंटिव एम्ब्रियोनी कहते हैं इंग्लिश के अंदर। ठीक है, क्या कहते हैं इसको हम, एडवेंटिव एम्ब्रियोनी कहते हैं। इसके एग्जाम्पल आपको याद रखना है, नींबू का पौधा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि बीजांड या अध्यवरण की कोशिकाओं से ही डायरेक्ट भ्रूण जो है डेवलप हो जाता है, तो इसको हम बोलते हैं अपस्थानिक भ्रूणता। इसके बाद दो और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसके बाद हमारा समापन होगा इस वीडियो का। आभासी फल क्या होते हैं, उदाहरण सहित समझाना है आपको, या कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी दे देता है कि सेब एक आभासी फल है, इसको आपको उदाहरण सहित समझाना है। तो आभासी फल का मतलब क्या है, अगर निषेचन के बाद अंडाशय से किसी फल का निर्माण होता है तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं सत्य फल। क्या बोलते हैं, अंडाशय से अगर किसी फल का निर्माण होगा तो उसे हम बोलेंगे सत्य फल। लेकिन निषेचन के बाद अगर मान लीजिए अंडाशय के अलावा अगर पुष्प के किसी भी अन्य भाग से फल का निर्माण होता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, आभासी फल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आभासी फल। आभासी फल को आपको याद रखना है कि हम असत्य फल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, आभासी फल को हम असत्य फल भी कहते हैं, इसको हम कूट फल भी कहते हैं, या इसको हम फॉल्स फ्रूट भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे फल जिनका निर्माण अंडाशय के अतिरिक्त पुष्प के अन्य किसी भाग से होता है उसको हम बोलते हैं क्या, उसको हम बोलते हैं आभासी फल या कूट फल या असत्य फल। ठीक है, एग्जाम्पल आपको कई सारे याद रखना है, जैसे आपका सेब हो गया, ये क्या है, एक आभासी फल का एग्जाम्पल है। नाशपाती हो गई, ये भी क्या है आपकी, नाशपाती भी एक आभासी फल का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये सारे एग्जाम्पल हैं आभासी फल के, क्योंकि इनका जो निर्माण होता है वो अंडाशय से नहीं होता है बल्कि पुष्पासन से होता है। कहां से हो जाता है, पुष्पासन से, यानी कि थैलमस से हो जाता है। तो पुष्प के अगर किसी अन्य भागों से, अंडाशय के अतिरिक्त अगर किसी अन्य भागों से फल का निर्माण होता है तो इसको हम बोलते हैं असत्य फल या आभासी फल। लेकिन अगर अंडाशय से फल का निर्माण होगा तो उसे हम बोलेंगे सत्य फल, और अंडाशय के अतिरिक्त अगर किसी पुष्प के अन्य भाग से फल का निर्माण होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, आभासी फल या असत्य फल। एग्जाम्पल आपको याद रखना है, सेब और नाशपाती, जो इनका निर्माण होता है वो पुष्प के कहां से हो जाता है, पुष्पासन से हो जाता है। ठीक है, ठीक है, पुष्पासन से हो जाता है। कुछ पुष्प ऐसे होते हैं जिनमें आप देखेंगे फल का निर्माण जो है बाह्य दलपुंज से हो जाता है, पुष्पासन से हो जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। फिर इसके बाद एक आखिरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अनिषेक फलन। ठीक है, अनिषेक फलन को उदाहरण सहित आपको एक्सप्लेन करना है। तो अनिषेक फलन का मतलब होता है पार्थिनोकार्पी। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको हम, इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं पार्थिनोकार्पी। ठीक है, तो पार्थिनोकार्पी का मतलब क्या है भैया, पार्थिनोकार्पी का मतलब क्या है कि अगर बिना निषेचन के ही जो हमारा अंडाशय है ये फल में विकसित हो जाता है तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं अनिषेक फलन। मतलब बिना निषेचन के ही अंडाशय अगर फल में बन जाता है, विकसित हो जाता है, तो यह प्रक्रिया कहलाती है पार्थिनोकार्पी यानी कि अनिषेक फलन। तो दोनों चीजें आपको याद रखनी है, आभासी फल और अनिषेक फलन क्या होता है। तो अनिषेक फलन का मतलब क्या है कि बिना निषेचन के ही क्या हो जाए, बिना निषेचन के ही जब फल का निर्माण हो जाए, अंडाशय बिना निषेचन के ही अगर किस में बदल जाए, फल में परिवर्तित हो जाए, तो इसे हम बोलेंगे अनिषेक फलन या पार्थिनोकार्पी। पार्थिनोकार्पी का सबसे बढ़िया जो एग्जाम्पल आपको याद रखना है वो है हमारा केला। क्या याद रखना है, केला। केले में आप लोग देखे होंगे बीज नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि केले का निर्माण जो है अनिषेक फलन के माध्यम से होता है, और अगर अनिषेक फलन के माध्यम से कोई फल बनता है तो वो कैसे होते हैं, बीज रहित होते हैं। कैसे होते हैं, बीज रहित होते हैं। ठीक है, तो अगर अनिषेक फलन से किसी भी फल का निर्माण होता है तो ऐसे फल जो है बीज रहित होते हैं। ठीक है, तो ये है अनिषेक फलन, इसको आपको याद रखना है। यहां पे 2 से 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छूट गए हैं जो कि आपके एग्जाम में अक्सर आते हैं। 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, पोरोगैमी। ठीक है, पोरोगैमी। पोरोगैमी के बाद फिर क्या है, दूसरा है हमारा मीसोगैमी। क्या है दूसरा हमारा है मीसोगैमी। ठीक है, ये पॉइंट भूल गया था बीजांड की संरचना के समय। एक चीज और आपको याद रखना है, चलाजोगैमी। ठीक है, चलाजोगैमी। ठीक है, तो अगर मान लीजिए किसी भी बीजांड के अंदर पराग नलिका का प्रवेश होता है तो वो अलग अलग सिरों की ओर से हो जाता है। तो अगर मान लीजिए बीजांड द्वार सिरे से, ठीक है, अगर बीजांड द्वार के सिरे से, बीजांड द्वार यानी कि माइक्रोपाइल सिरे से, ठीक है,
अगर माइक्रोपाइल सिरे से अगर पराग नलिका की एंट्री होती है, अगर पराग नलिका किसी भी बीजांड के अंदर बीजांड द्वार से होकर के प्रवेश करती है तो उसको हम बोलते हैं पोरोगैमी। क्या बोलते हैं? पोरोगैमी। वहीं अगर मान लीजिए कोई पराग नलिका जो है अध्यावरण से होकर के अगर बीजांड के अंदर प्रवेश करती है तो इसको हम क्या बोलते हैं? मीसोगैमी। क्या बोलते हैं हम? मीसोगैमी बोलते हैं। तो दोनों चीजें आपको क्लियर हो गई होगी कि अगर बीजांड द्वार के सिरे से पराग नलिका प्रवेश करेगी बीजांड के अंदर तो उसे हम बोलेंगे पोरोगैमी। लेकिन अगर अध्यावरण की कोशिकाओं से अगर प्रवेश करेगी पराग नलिका बीजांड के अंदर तो उसे हम बोलेंगे मीसोगैमी। वहीं अगर निभाग से यानी निभाग यानी कि चलाजा से, तो निभाग या चलाजा से अगर मान लीजिए प्रवेश होता है पराग नलिका का तो उसको हम बोलते हैं चलाजोगैमी। तो तीनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिनको आपको नोट कर लेना है, ये भी आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो यहां पे हमने इस 1 शॉर्ट वीडियो में चैप्टर 1 के सारे जो लगभग हमें लगते हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम में, जो भी क्वेश्चन अभी तक पूछे गए थे या कि अधिकतर जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं चैप्टर 1 से, तो सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को हमने कवर किया है। अगर आप इतने इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चनों को तैयार कर लेते हैं चैप्टर 1 से तो डेफिनेट रूप से आप देखेंगे यहीं से आपको चैप्टर 1 के क्वेश्चन दिखाई देंगे। बिल्कुल आप लोग भरोसा जरूर रखिए और अंत तक वीडियो को जरूर देखिए ताकि आप लोगों को पूरा का पूरा डाउट भी क्लियर हो जाए। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है किसी क्वेश्चन में, कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी। और अगर आप लोग चैप्टर 2, 3, 4 बाकी सभी चैप्टरों की भी अगर 1 शॉर्ट वीडियो चाहते हैं तो जरूर हम प्रोवाइड कराएंगे। कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।